नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है? इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली नहीं मेजर किया जा सकता, इसको सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू। ठीक है, जहाँ सिग्मा क्या होता है, टोटल स्ट्रेस होती है, और म्यू होता है आपका न्यूट्रल स्ट्रेस। जितनी ज़्यादा सिग्मा डैश होता है उतना ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस होती है सॉइल की, यानी डेंसनेस उतनी ही ज़्यादा होती है सॉइल पार्टिकल की। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ होगी सॉइल की। ठीक है, इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या है, इनके इंडिविजुअल टर्म्स के ही बारे में पढ़ना है, सिग्मा और म्यू के बारे में। तो सिग्मा क्या होता है, टोटल स्ट्रेस होती है। टोटल स्ट्रेस यानी टोटल वेट ऑफ सॉइल प्लस सरचार्ज अगर कोई भी लग रहा है तो सिग्मा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिस भी सेक्शन पे सिग्मा रखना है निकालनी है, उस सेक्शन पे आप अपना पाम रखिए और उसके देखिए कि आपके पाम के ऊपर लोड कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये जो टोटल वेट ऑफ द सॉइल है इसको कैसे निकालते हैं। वेट ऑफ द सॉइल क्या होता है, गामा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, बट एरिया को हम यूनिट मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो डायरेक्ट टोटल वेट कैसे निकलता है, गामा इंटू एच से निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको टोटल स्ट्रेस के बारे में समझ में आ गया। अगली चीज़ ये है कि पोर वाटर प्रेशर के बारे में कैसे पता चलेगा। तो पोर वाटर प्रेशर अगर कैपिलरिटी होती है सॉइल में तो वो पोर वाटर प्रेशर को अफेक्ट करती है। कैपिलरिटी में क्या है, कैपिलरिटी होगी कहाँ, कैपिलरिटी वहाँ पर होगी जहाँ पर जो डाया है ट्यूब का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो। फॉर एग्जांपल सॉइल पार्टिकल्स हैं, अगर उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो उसके केस में क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन जो है पानी के कारण वो ऊपर के डायरेक्शन में जो लगेगी वो वेट को बैलेंस कर लेगी। तो सरफेस टेंशन उस छोटे अमाउंट ऑफ वाटर को ऊपर कैरी कर सकती है, इसीलिए जहाँ पोर्स कम होंगे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा कैपिलरिटी होगा। तो जब ये पानी ऊपर चढ़ा, इसका मतलब ऊपर सक्शन था तभी ये ऊपर चढ़ा, तो इसमें इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है आपका। तो जिस लेवल तक वाटर टेबल है उसके ऊपर जितना पानी चढ़ेगा यानी उतने एरिया में आपका नेगेटिव टेंशन है, उसके नीचे तो पॉजिटिव ही है। तो नेगेटिव यानी माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। इसका मतलब क्या पता चला कि कैपिलरिटी जोन में, मतलब वाटर टेबल के ऊपर जहाँ तक कैपिलरिटी है वहाँ पर क्या होता है, आपका पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। सिग्मा डैश आपका सिग्मा माइनस म्यू हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी सिग्मा डैश बढ़ जाता है, सिग्मा डैश सिग्मा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैपिलरिटी जोन का ये बेनिफिट है। सपोज ड्राई सॉइल होगी तो ड्राई सॉइल के केस में पानी है नहीं तो पोर वाटर प्रेशर होगा नहीं, तो सिग्मा डैश सिग्मा माइनस म्यू यानी सिग्मा के बराबर हो जाएगा। वाटर टेबल के नीचे जाओगे आप तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे क्या है, पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव आता है, तो वहाँ पे सिग्मा डैश सिग्मा माइनस म्यू यानी कम हो जाएगा, सिग्मा डैश की वैल्यू सिग्मा से कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि सिग्मा डैश सिग्मा माइनस म्यू होता है। सिग्मा डैश किसके प्रोपोर्शनल है, कॉम्पैक्शंस और शेयर स्ट्रेंथ के। टोटल स्ट्रेस क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है, और कैपिलरिटी के कारण न्यूट्रल स्ट्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण हमारे सिग्मा डैश पे असर पड़ता है। अगली चीज़ क्या है, वाटर टेबल का क्या इफेक्ट पड़ता है इफेक्टिव स्ट्रेस पे। तो अगर वाटर टेबल ऊपर उठती है, वाटर टेबल राइज करेगी तो सिग्मा डैश आपका घट जाता है, वाटर टेबल नीचे जाती है तो सिग्मा डैश आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब वाटर टेबल राइज़ करती है तो उसके कारण जब पानी ऊपर उठेगा तो उसके कारण टोटल वेट तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू, मतलब सिग्मा भी बढ़ रहा है म्यू भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें, लेकिन म्यू में जो बढ़ोतरी हुई उसके कारण वो सिग्मा से ज़्यादा होती है। तो म्यू ज़्यादा बढ़ गया इसलिए सिग्मा डैश घट जाता है। जब वाटर टेबल नीचे जाती है तो क्या होता है, सिग्मा भी घटता है और म्यू भी घटता है, लेकिन म्यू ज़्यादा घट जाता है इसीलिए सिग्मा डैश बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप पीज़ोमीटर रखते हो पानी में तो पीज़ोमीटर में पानी कहाँ तक चढ़ेगा, वाटर टेबल तक ही चढ़ेगा। ठीक है, फिर सैचुरेटेड और सबमर्ज सॉइल में अंतर। सैचुरेटेड सॉइल में क्या होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं वो पूरी तरह से पानी से भरे हुए होते हैं। सबमर्ज सॉइल के केस में क्या होता है, सॉइल वाटर टेबल के नीचे होती है, उसको सबमर्ज सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉइल के केस में वाटर जो होता है, वाटर इन द पीज़ोमीटर डज नॉट राइज। सबमर्ज सॉइल के केस में वाटर इन द पीज़ोमीटर राइजेज अप टू द सबमर्ज सॉइल। ठीक है, मतलब पीज़ोमीटर जब आप पानी में पीज़ोमीटर सॉइल के अंदर डाल रहे हो तो वो किस तरह से बिहेव करेगी सैचुरेटेड सॉइल के केस में और सबमर्ज सॉइल के केस में। पीज़ोमीटर में जो पानी चढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ सबमर्ज सॉइल के केस में चढ़ता है, सैचुरेटेड सॉइल के केस में कोई पानी नहीं चढ़ता है, ये बताना था बस इनको। तो ये भी हो गया अब हमारा। अब उसके बाद क्या है, ये जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताया कि सपोज़ हमारा क्या है, ये सॉइल है हमारी, सॉइल में वाटर टेबल एच हाइट तक है, इसके ऊपर एच सी हाइट तक हमारी कैपिलरी चल रही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस लेवल को ए बी बोल रहे हैं जहाँ तक है, एट ए बी देयर इज सडन चेंज इन पोर वाटर प्रेशर फॉर अ सेक्शन जस्ट अबाउ ए बी। ठीक है, जस्ट बिलो ए बी सडन इंक्रीज गामा डब्ल्यू इंटू एच पी।
इन्होंने ये बताया कि ए बी के ऊपर सेक्शन तक नॉर्मली चल रहा है जितना भी होगा, लेकिन ए बी पे आपका सडन इंक्रीज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गामा डब्ल्यू इंटू एच सी का है, तो इसीलिए ये देखिए ये ऐसा बना। वाटर टेबल पे आपका सडन जंप आया। क्यों? क्योंकि वाटर टेबल के ऊपर तो गामा इंटू एच टाइप का ही रहा होगा, लेकिन जैसे ही ए बी पे पहुँचे तो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी का आया, जिसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस एक बार की बढ़ गई तो जंप आ गया। यही चीज़ है। कैपिलैरिटी का एडवांटेज क्या होता है? बीच पे आप आसानी से चल सकते हो क्योंकि शोर के पास। डिसएडवांटेज ये होता है कि फ्रॉस्ट अंडर पेवमेंट, पेवमेंट के नीचे फ्रॉस्ट हो जाती है। ये कैपिलैरिटी का डिसएडवांटेज है क्योंकि पेवमेंट वीक हो जाएगी। लेकिन बीच पे आप क्यों वॉक कर पाते हो? कैपिलैरिटी के कारण। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस में सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू। वहाँ सिग्मा म्यू किस पे डिपेंड करता है? कैपिलैरिटी पे। और सिग्मा डैश पे किसका असर पड़ता है? सिग्मा डैश पे असर पड़ता है वाटर टेबल का। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? सीपेज एनालिसिस पे। नेक्स्ट चैप्टर है क्या? सीपेज एनालिसिस। सीपेज एनालिसिस में क्या है हमारा? इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक डैम है, डैम के नीचे से पानी फ्लो कर रहा है और डैम के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है। तो डैम के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है फ्रीएटिक लाइन। डैम के नीचे से पानी फ्लो कर रहा है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? 4 पैरामीटर्स। तो नीचे सबसे पहले होता क्या है वो समझना पड़ेगा। तो नीचे हमारा होता है फ्लो नेट। फ्लो नेट में क्या होता है? फ्लो लाइंस होती हैं जिनके अलोंग पानी मूव करता है डैम के नीचे, और उनके परपेंडिकुलर होती हैं क्या? उनके परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, जिनमें कि हेड ड्रॉप होता है। ठीक है। और फ्लो लाइंस के बीच में डिस्चार्ज होता है आपको। अब इनके द्वारा जो नेट बना तो उसमें एक फील्ड को आप लोगे, एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फील्ड होती है वो। तो अब इसमें क्या है? 4 पैरामीटर। सबसे पहले सीपेज लॉस रेट, कि किस रेट से सीपेज का लॉस हो रहा है। तो Q इज इक्वल टू के एच एन एफ बाई एन डी। एन एफ क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लो चैनल। एन डी क्या होता है? नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। एच क्या होता है? नेट हेड कॉजिंग द फ्लो, वो हेड जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है, नेट हेड। ठीक है। और के क्या होता है? के होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। क्यों मैंने लिखा है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। ठीक है ना। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ के हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो अब ये क्वेश्चन है कि आपका के कैसे निकलेगा। ठीक है। तो के एन आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए के इज इक्वल टू अंडर रूट के एक्स के वाई होता है। और के के लिए एक फॉर्मूला और है। वो अगला फॉर्मूला क्या है के के लिए? हेजन्स इक्वेशन है के का फॉर्मूला के लिए कि के इज इक्वल टू 100 इंटू D10 का स्क्वायर। जहाँ के को आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में रखोगे, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल D10 इसको भी आप सेंटीमीटर में रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था फाइल फाउंडेशन में। तो के के लिए एक हेजन्स इक्वेशन से भी फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 100 D10 का स्क्वायर। और एनाइसोट्रॉपिक सॉइल है तो उसके लिए के अंडर रूट के एक्स के वाई। और वरना आपने के फॉर्मूले तो सारे देखे ही हैं परमिएबिलिटी वाले चैप्टर में, वो फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। तो के इंटू एच इंटू एन एफ बाई एन डी। अब अगर रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड है तो, स्क्वायर शेप की फील्ड है तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, इसलिए ये टर्म 1 हो जाती है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है। ब्रेड्थ यानी 2 फ्लो लाइंस के बीच की डिस्टेंस, और लेंथ यानी 2 इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में डिस्टेंस। तो रेक्टेंगल शेप के केस में डेल्टा बी बाई डेल्टा एल और मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी फॉर्मूला बन जाता है क्यू इज इक्वल टू के एच एन एफ बाई एन डी डेल्टा बी बाई डेल्टा एल। क्यू होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर में। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि एनाइसोट्रॉपिक सॉइल का हो गया। फिर सीपेज लॉस इन एनी वन चैनल। तो ये सारे के सारे चैनल, अगर टोटल NF चैनल है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल को NF मान लें, तो सारे चैनल के थ्रू इतना हेड लॉस हो रहा था। तो किसी एक चैनल के थ्रू कितना हेड लॉस होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई NF। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगली चीज़ क्या है? शेप फैक्टर। शेप फैक्टर होता है NF बाई ND। NF क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। ND क्या होता है? नंबर ऑफ पोटेंशियल हेड ड्रॉप्स। ये चेंज होता है जैसे ही फ्लो स्पेस की डायमेंशन चेंज होगी, उस हिसाब से NF बाई ND की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? सीपेज प्रेशर एट अ पॉइंट सी और अपलिफ्ट प्रेशर। ये 2 तरह के प्रेशर हैं। अपलिफ्ट प्रेशर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऊपर की ओर कितना प्रेशर लग रहा है। सीपेज प्रेशर यानी सीपेज के लिए कितना प्रेशर बचा है। तो सीपेज प्रेशर किसके कारण होता है? बैलेंस हेड अवेलेबल एट अ पॉइंट, और इसका डायरेक्शन होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ सीपेज, अप डाउन हॉरिजॉन्टल जिस भी डायरेक्शन में हो। बैलेंस हेड। ठीक है। बैलेंस हेड यानी उस पॉइंट पे कितना हेड बचा हुआ है, मतलब यहाँ से चालू हुआ तो हेड लॉस होता गया किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे आपको सीपेज प्रेशर निकालना है, तो उस पॉइंट पे कितना हेड बचा है, उस हेड के ही कारण वो सीपेज हो रहा है। तो ये जो बैलेंस हेड है इसमें प्रेशर हेड भी कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी हेड भी होगा, डेटा हेड भी होगा। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड की बात करें तो प्रेशर हेड रिस्पॉन्सिबल होता है अपलिफ्ट प्रेशर के लिए। तो सीपेज प्रेशर बैलेंस हेड के कारण होता है जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं।
इसमें से ये जो सिर्फ प्रेशर हेड है इसके कारण अपलिफ्ट प्रेशर होता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे सीपेज प्रेशर भी होगा, किसी एक पॉइंट पे अपलिफ्ट प्रेशर भी होगा। जो सीपेज प्रेशर होगा वो कितना हेड वहाँ पे बच गया उसके कारण होगा, और इस हेड का जो प्रेशर हेड वाला कंपोनेंट है उसके कारण क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीपेज प्रेशर पे आ जाते हैं। सीपेज प्रेशर एट पॉइंट सी, पी एस इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच, जहाँ एच क्या है, कितना हेड बैलेंस है किसी पॉइंट सी पे। तो कितना हेड होगा, टोटल हेड कितना था शुरुआत में माइनस सी तक कितना हेड लॉस हो गया। तो सी तक कितना हेड लॉस हो गया, अगर इसको एच एफ बोलूँ मैं तो कितना होगा, अगर मतलब दो पोटेंशियल हेड ड्रॉप के बीच में जो हेड लॉस होता है वो डेल्टा एच होता है। तो अगर एन ड्रॉप्स हुएंगे तो एन डेल्टा एच हो गया होगा, तो एच एफ एन डेल्टा एच हो गया। डेल्टा एच कितना होता है, टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोटेंशियल हेड ड्रॉप्स। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स अप टू सी। डेल्टा एच क्या है, हेड लॉस बिटवीन टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन, दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में डेल्टा एच होता है। तो ये कैसे निकलता है, टोटल हेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोटेंशियल हेड ड्रॉप्स। नेक्स्ट आता है अपलिफ्ट प्रेशर, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर है वहाँ पे प्रेशर हेड के कारण किसी पॉइंट पर आता है। तो ये क्या होता है, पी यू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच पी, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है, गामा डब्ल्यू इंटू एच। यहाँ पे जो हेड है वो बैलेंस हेड है, यहाँ पे जो हेड है वो प्रेशर हेड है। तो आपको ये पता है कि टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। वेलोसिटी हेड को जीरो मान लेते हैं, तो टोटल हेड हुआ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, यानी प्रेशर हेड हुआ क्या, टोटल हेड माइनस डेटम हेड। तो वही है एच पी इज इक्वल टू टोटल हेड माइनस डेटम हेड। ठीक है, अब डेटम हेड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने डेटम वाली जो लाइन चूज़ की है उसके ऊपर है आपका कंसर्न पॉइंट या कंसर्न पॉइंट उसके नीचे है। अगर उसके ऊपर है तो जेड पॉजिटिव, उसके नीचे है तो जेड नेगेटिव है। अगली चीज़ आ जाएगी एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट यानी जब पानी सीप करके नीचे से ऊपर निकल रहा है तो उस वक्त उसमें कितना एग्जिट ग्रेडियंट बचाया है। तो आई एट एग्जिट पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एल। ठीक है, अगर आई एग्जिट आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज़्यादा होगा तो पाइपिंग हो जाएगी। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पाइपिंग के अगेंस्ट रखनी है तो आपको ये पता है आईसी पे तो पाइपिंग हो ही जाएगी, और आपका आई एग्जिट इस आईसी से कितना कम है, इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आईसी बाई आई एग्जिट हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू 1 होता है क्रिटिकल, और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 रखी है यानी आई एग्जिट आईसी के बराबर है, तो यानी पाइपिंग होने वाली है, फेल होने वाला है वो। ठीक है, तो आईसी एग्जिट के कारण पाइपिंग होती है, आईसी सीपेज के कारण क्विक सैंड कंडीशन होती है। तो ये हो गया हमारा चारों पैरामीटर्स कंसिडर हो गए। ये क्या थे, ये थे ग्राउंड लेवल के नीचे वाले। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर मतलब डैम के थ्रू जो फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीएटिक लाइन। फ्रीएटिक लाइन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन फ्रीएटिक लाइन विद इन डैम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। डैम के अंदर जो फ्रीएटिक लाइन फ्लो कर रही है तो उस पर कितना प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके नीचे ये पानी, तो उस पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा। अब इसको फ्रीएटिक लाइन के लिए कॉजनीज इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बोलती है क्यू इज इक्वल टू के इंटू एस। ऐसा आपकी फोकल डिस्टेंस हो जाती है जो कि होती है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टी, जहाँ पे डी जो होता है हमारा बेस विड्थ होती है, और जहाँ पे डी हमारी बेस विड्थ माइनस फिल्टर विड्थ माइनस 0.7 एल है शायद, तो इतनी होती है। अच्छा, अब क्या है कि हमारा फ्लो नेट का जो कंसेप्ट है वो वैलिड है किसके लिए, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। तो अगर हमारा नॉन होमोजीनियस सॉइल है उसके केस में हमको इसको यूज़ करना है फ्लो नेट के कंसेप्ट को। तो नॉन होमोजीनियस मतलब सपोज दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उनकी परमिएबिलिटी अलग अलग होगी। तो जब परमिएबिलिटी चेंज होगी तो उस केस में क्या होगा, फ्लो लाइन या फिर इक्वी पोटेंशियल लाइन डिफ्लेक्ट कर जाएगी अपने उससे। तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन बनाओ, वहाँ से एक θ1 एंगल मिलेगा, एक θ2 एंगल मिलेगा। तो tan θ1 डिवाइडेड बाई tan θ2 विल बी इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाई k2। ये हो गया, ठीक है, नॉन होमोजीनियस हो गया ना, दो अलग मटेरियल है। तो इनके केस में tan θ1 बाई tan θ2 विल बी इक्वल टू k1 बाई k2, जहाँ थीटा एंड θ2 आर एंगल मेजर्ड फ्रॉम दी नॉर्मल, उस सरफेस के नॉर्मल बना देंगे, इस सरफेस के नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा एन आइसोट्रॉपिक के लिए फ्लो नेट वैलिड है, लेकिन अगर एन आइसोट्रॉपिक है उसके केस में इसको लगाना है फ्लो नेट कंसेप्ट को, तो वहाँ पे हमको सेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो कंसेप्ट ऑफ फ्लो नेट फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल है, लेकिन एन आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए लगाना है तो हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सेक्शन को, मतलब सेक्शन की विड्थ को चेंज करना पड़ेगा। अब जो नई विड्थ होगी वो होगी स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इंटू अंडर रूट के वाई बाई के एस। के वाई बाई के एक्स यानी रिडक्शन कोएफिशिएंट। मतलब आइसोट्रॉपिक सॉइल के केस में विड्थ ज़्यादा होती है, जब एन आइसोट्रॉपिक सॉइल के केस में लगाते हैं तो विड्थ घट जाती है। तो अगर आपको कैपिटल बी को घटाना है तो यानी ऊपर छोटा के यूज़ करना पड़ेगा। तो के एक्स के वाई से बड़ा होता है, के वाई छोटा है इसलिए उसको ऊपर रखा है अंडर रूट के वाई बाई के एक्स ना। जैसा हमने बताया कि परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट जो है उसको हेजन्स इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू 100 D10 स्क्वायर।
जहाँ D10 इफेक्टिव साइज है सॉइल का, इसको सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो KB सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। पाइल फाउंडेशन में इस फॉर्मूले पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि पानी डैम के थ्रू सॉइल के नीचे से निकला और फिर एग्जिट ग्रेडियंट से निकला, तो बाहर हम क्या करते हैं, फ़िल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो उस फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए डाया का रेशियो पता होना चाहिए कि D15 ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाई D15 ऑफ बेस मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। ये बड़ा होना चाहिए जिससे कि पानी इतना बड़ा होना चाहिए कि पानी इसके अंदर से निकल सके। D15 ऑफ फिल्टर बाई D85 ऑफ बेस मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू 5। ये छोटा इसलिए होना चाहिए ताकि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो एस्केप ना कर सकें। ये फ़िल्टर ऊपर है और ये आपका बेस नीचे है, ठीक है। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, याद करने की ये ट्रिक है कि फ़िल्टर का डाया तो हमेशा 15 ही लेंगे, बेस का डाया जो है वो 15 या 50 ही हो सकता है। तो हम हमेशा फ़िल्टर डिवाइडेड बाई बेस करते हैं। तो बेस में डिवीजन में क्या ऑप्शन है, या तो 15 से डिवाइड करो या 85 से डिवाइड करो। तो इनको अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो 85 से डिवाइड करने पे ज़्यादा कम आएगा इन कंपैरिजन टू 15। तो इसीलिए D15 बाई D85 है, तो 85 से डिवाइड करने पे ज़्यादा कम आएगा इन कंपैरिजन टू 15। तो 85 से कम आएगा इसलिए लेस दैन इक्वल टू 5। 15 से डिवाइड करने पे 85 के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा इसलिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। ज़्यादा है यानी साइज़ बड़ा है यानी पानी को आ जाने के लिए, लेस दैन यानी साइज़ छोटा है यानी सॉइल ना निकलने पाए इसलिए। तो नेक्स्ट चैप्टर है अब हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये बताए कि जब हम सॉइल के लोड के कारण, सॉइल के सेल्फ वेट के कारण स्ट्रेस निकालते हैं तो उसको इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन जब सॉइल पे एक्सटर्नली कोई लोड लगता है तो एक्सटर्नली लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो उसको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का कैलकुलेशन होता है और शेयर स्ट्रेस का कैलकुलेशन होता है। नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा जेड, शेयर स्ट्रेस यानी टाउ जेड। तो नॉर्मल स्ट्रेस के कैलकुलेशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एग्जैक्ट मेथड जिसमें बॉजेनेस्क थ्योरी और वेस्टरगार्ड की थ्योरी लगती है, और अगला होता है अप्रॉक्सीमेट मेथड। अप्रॉक्सीमेट मेथड में कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये आपके कौन से मेथड हो गए, ये हो गया आपका एग्जैक्ट मेथड, ठीक है, जिसमें बॉजेनेस्क थ्योरी और वेस्टरगार्ड थ्योरी आप पढ़ते हैं। और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, दैट इज़ न्यूमार्क्स चार्ट से निकालते हैं और टाउ जेड का फॉर्मूला। तो अब इसमें क्या है, जैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, सेल्फ वेट इज़ निगलेक्टेड। जब यहाँ पर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो सेल्फ वेट को निगलेक्ट करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल लोड के कारण निकालते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल लोड के कारण नहीं, सेल्फ वेट के कारण निकालते हैं, प्लस सरचार्ज लोड भी ले लेते हैं वहाँ पे कभी कभी। नेक्स्ट चीज़ आ गई बॉजेनेस्क थ्योरी, ठीक है। बॉजेनेस्क थ्योरी और वेस्टरगार्ड थ्योरी ये दो थ्योरी हैं एग्जैक्टली निकालने के लिए। तो उसमें बॉजेनेस्क थ्योरी को देख लेते हैं। तो इसमें अजम्पशन क्या इन्वॉल्व होती है कि ये सभी में एप्लीकेबल होती है, लेकिन सेडिमेंटरी सॉइल में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटरी सॉइल जो होती है आपकी वो नॉन होमोजीनियस होती है और एनाइसोट्रॉपिक होती है, इसलिए उसमें नहीं लगता है। अब इसमें वर्टिकल स्ट्रेस हम निकालते हैं किसी भी डेप्थ जेड पे, कितनी होती है वो, सिग्मा जेड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड क्यू, सिर्फ एक्सटर्नल लोड के ही कारण होगी है, ठीक है। जैसे ये मान लिया ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये क्यू लोड लगा, तो इसमें एट अ डिस्टेंस आर एट अ डेप्थ ऑफ जेड, तो ये सिग्मा जेड आया। तो ये सिग्मा जेड कितना होगा, सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2। तो इसमें सिग्मा लोड पर यूनिट एरिया होता है, तो क्यू बाई जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया, तो ये चीज़ कांस्टेंट है 3/2 इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर। 3/2 जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो 3/2 की वैल्यू मैंने 0.477 लिखी है, कैसे वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन 3/2 की वैल्यू जो है वो 0.477 है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू के बी। के बी क्या होता है, बॉजेनेस्क इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर जो है वो डिस्टेंस है, लोड एप्लीकेशन ऑफ लाइन ऑफ लोड वहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज़ एक्स में डिस्टेंस ले लेंगे, वाई में ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इफ़ द पॉइंट इज़ वर्टिकली बिलो द लोड, अगर लोड के बिल्कुल नीचे है तो उस केस में आर ज़ीरो हो जाएगा, तो सिग्मा जेड कितना हो जाएगा, क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 3/2। आर ज़ीरो है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, सिग्मा जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो गया। सिग्मा जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर मतलब सिग्मा जेड1 बाई सिग्मा जेड2 इज इक्वल टू जेड2 स्क्वायर बाई जेड1 स्क्वायर। ये तब के लिए है जब एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन है, इसके कारण आप स्ट्रेस का वेरिएशन देख रहे हैं अलग अलग डेप्थ पे, ये तब का है स्ट्रेस। अलग अलग लोडिंग हो जाएगी तो वहाँ पे नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। अब
शेयर स्ट्रेस, इसके कारण शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, रेडियल शेयर स्ट्रेस टाउ आर जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड इंटू आर बाई जेड। यानी रेडियल शेयर स्ट्रेस भी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस से ही निकलती है, उसमें आपको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ पे लोड लगाया है उसके वर्टिकली बिलो है पॉइंट, तो वर्टिकली बिलो है मतलब आपका आर ज़ीरो हो जाएगा, आर ज़ीरो मतलब शेयर स्ट्रेस ज़ीरो। तो अगर किसी एक पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस लगनी है, तो अगर किसी एक भी एक पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस लगनी है तो वो पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड से सर्टेन डिस्टेंस अवे होना चाहिए, तभी वहाँ पे शेयर स्ट्रेस आएगी। अगर लोड के जस्ट बिलो कितनी भी डेप्थ पे आप देखेंगे शेयर स्ट्रेस हमेशा ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेरिएशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस। वापस आ जाते हैं, टाउ से रिलेटेड बस एक फॉर्मूला था, बाकी सब नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। तो अब ये नॉर्मल स्ट्रेस का वेरिएशन देख लेते हैं। तो अगर ये मानूँ कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड है, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इससे बीटा एंगल पर अगर आप देखेंगे, बीटा एंगल पर तो क्या होगा, मतलब ये लोड था, इसके कारण अलग अलग जगह स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो वर्टिकल लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ। अब बीटा 39 डिग्री 15 मिनट के एंगल पर अगर आपने एक लाइन ज्वाइन किया, तो इस पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे मैक्सिमम सिग्मा जेड होगा। मतलब ये लाइन हमको क्या देती जाती है, ये मैक्सिमम सिग्मा जेड की वैल्यू देती जाती है अगर 39 डिग्री 15 मिनट पे बनाएंगे तो। अगली चीज़ क्या हो गया, सर्कुलर एरिया अगर लोडेड है तो उसके केस में सिग्मा जेड कितना होगा, यूडीएल क्यू हो जाएगा, कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर पॉइंट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कुलर एरिया के कारण जो सिग्मा जेड है वो सिर्फ, मतलब सर्कुलर एरिया मतलब यूनिफॉर्मली लोडेड है, तो उसके कारण स्ट्रेस का ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। ठीक है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। अब ये डिस्टेंस हो गई जेड, ये डिस्टेंस हो गई आर। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज जेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी वो देखते हैं पहले। तो सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस कॉस क्यूब थीटा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज जेड बाई अंडर रूट जेड आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा जेड का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस वन बाय वन प्लस आर बाई जेड द होल स्क्वायर इंटू 3/2 की पावर 3/2। ठीक है, ये सिग्मा जेड का फॉर्मूला हो गया सर्कुलरली लोडेड के केस में, दैट इज क्यू इंटू ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको बोल देंगे के बी। तो मतलब एक ये फॉर्मूला हो गया, एक कॉस थीटा के टर्म में हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। तो जैसे पहले बताया था ये ग्राफिकल मेथड है स्ट्रेस को निकालने का। यहाँ सिग्मा जेड का क्या फॉर्मूला है, इंक आई एन इंटू क्यू, जहाँ पे आई आपका इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट हो जाएगा चार्ट का। इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 बाई टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इन चार्ट। तो सेक्टर इन चार्ट निकालने के लिए आपको क्या इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और ये रेडियल लाइंस हैं, तो इससे ढेर सारे सेक्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल के कितने सर्कल हैं इंटू नंबर ऑफ रेडियल लाइंस, तो इससे आ जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इन चार्ट। तो इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट चार्ट का निकल आया। एन क्या है, नंबर ऑफ लोड ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द प्लान। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड ऑन न्यूमार्क्स चार्ट, की जिस भी लोडेड एरिया के कारण आपको निकालनी है स्ट्रेस, उस लोडेड एरिया को आप न्यूमार्क्स चार्ट के ऊपर प्लेस करिए, तो वो लोडेड एरिया जितने भी न्यूमार्क्स चार्ट के ब्लॉक्स को कवर करता है वो हो जाएंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू क्यू। ठीक है, तो ये न्यूमार्क्स चार्ट का यूज़ करके कैलकुलेशन हो गया। अब क्या है, न्यूमार्क्स चार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम इफेक्ट एट सेंटर मेड फॉर अ डेप्थ। ठीक है, मतलब इसमें शायद ये होता है कि किसी भी पॉइंट पर लोड लगे उसका सेंटर पर सेम इफेक्ट आएगा। और न्यूमार्क्स चार्ट को ऐसा नहीं है कि एक न्यूमार्क चार्ट का यूज़ करके आप अलग अलग डेप्थ पे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। एक न्यूमार्क चार्ट एक पर्टिकुलर डेप्थ के लिए बनता है। सपोज ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे के लिए न्यूमार्क चार्ट, ग्राउंड लेवल से 4 मीटर नीचे के लिए न्यूमार्क चार्ट। तो क्या है, उस एक चार्ट से आप अलग अलग लोड के कारण उस डेप्थ पे निकाल सकते हो, एक लोड के कारण अलग अलग डेप्थ पे नहीं। ठीक है, तो ये न्यूमार्क्स चार्ट एक सर्टेन डेप्थ के लिए बनता है। तो यहाँ पे बॉजीनेस थ्योरी हो गई, उसके कारण नॉर्मल स्ट्रेस, उसके कारण शेयर स्ट्रेस, वेरिएशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस, सर्कुलर लोडेड एरिया, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टरगार्ड्स मेथड। वेस्टरगार्ड मेथड, पॉइंट लोड क्यू। यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि ऐसे लेयर्स में है सॉइल। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा जेड क्या होता है, सिग्मा जेड क्यू बाई जेड स्क्वायर, जैसा वहाँ पे था क्यू बाई जेड स्क्वायर, वहाँ पे 3/2 पाई था, तो 3/2 उड़ जाता है, बचा 1/पाई इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड, 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर था। यहाँ पे ये जो 3/2 उड़ा उसने 2 यहाँ ड्रॉप किया, तो 2 इंटू आर बाई जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये जो पावर 5/2 थी इसकी जगह उड़ के ये जो 3/2 आया, 3/2 आ गया, समझ में आ गया। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 1/पाई होता है, 3/2 पाई वहाँ होता है तो वो 3/2 हट जाता है, 1/पाई आया,
इंटू 1/1 + 2 ड्रॉप किया, 2 इंटू r/z का होल स्क्वायर, पावर वहाँ 5/2 थी, यहाँ जो ये 3/2 निकला वही चला जाता है 3/2। ठीक है, अब आपका रिजल्ट आएगा वेस्टरगार्ड मेथड से कुछ सिग्मा जेड की वैल्यू आएगी और बॉजिनस थ्योरी से कुछ सिग्मा जेड की वैल्यू आएगी। तो अब इसमें से कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो वो r/z का यूज़ करके निकाल सकते हैं। r/z फॉलो करता है वेस्टरगार्ड को, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। तो अगर r/z की वैल्यू 1.52 के बराबर है तो दोनों मेथड, WM बोल देता हूँ वेस्टरगार्ड मेथड को और BT बोल देता हूँ बॉजिनस थ्योरी को, तो WM से जो आएगा वो BT के बराबर होगा। अगर r/z 1.52 से कम है तो वेस्टरगार्ड बॉजिनेस्क से कम होगा, अगर r/z 1.52 से ज़्यादा है तो वेस्टरगार्ड बॉजिनेस्क से ज़्यादा होगा वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा आपका, टू फाइंड सिग्मा जेड बिलो कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लोडेड एरिया। सपोज एक रेक्टेंगुलर लोडेड एरिया है, अब इसके किसी कॉर्नर के नीचे आपको स्ट्रेस निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, सिग्मा इज इक्वल टू आई इंटू क्यू, ये आपको एस में फॉर्मूला लिखवाया था, और सिग्मा इज इक्वल टू के इंटू क्यू, ये मेड इजी में फॉर्मूला लिखवाया था। तो अगर इसके साथ चल रहे हैं रेक्टेंगुलर लोडेड एरिया में कितनी स्ट्रेस लगती है, के इंटू क्यू रखें, तो के क्या होता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम एंड वैल्यू डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। इसमें जो के की वैल्यू होगी ये आपको एम और एन से मिलती है, और एम और एन आपके इस चीज़ पर डिपेंड करेंगे कि रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या है। रेक्टेंगुलर एरिया की डायमेंशन लेट से लेंथ और ब्रेड्थ है, तो एम कितना हो जाएगा, L/Z, एन हो जाएगा B/Z, मतलब इसकी डायमेंशन को डेप्थ से आपने डिवाइड कर दिया, जिस डेप्थ पे स्ट्रेस चाहिए, तो एम आ जाएगा L/Z, एन आ जाएगा B/Z। एम और एन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इसमें क्या होगी कि रेक्टेंगुलर एरिया के किसी कॉर्नर पे अगर स्ट्रेस निकालनी है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एज्यूम करते हैं कि अगर किसी कॉर्नर पे नहीं, कोई पॉइंट रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर है, वहाँ पे निकालना है, तो जैसे कि ये बीच में, तो इस पॉइंट से आप दो परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन ड्रॉ करो, एक लेंथ के पैरेलल एक ब्रेड्थ के पैरेलल, तो लेंथ के पैरेलल ये बना दी, ब्रेड्थ के पैरेलल ये बना दी, तो अब क्या है, ये 4 रेक्टेंगल्स में टूट गया। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, सारे रेक्टेंगल के कारण कॉर्नर्स पे। तो सिग्मा जेड इस पॉइंट पर कितना होगा, सिग्मा जेड ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4, और सबका फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा, K1 इंटू क्यू, K2 इंटू क्यू, K3 इंटू क्यू, K4 इंटू क्यू, मतलब K सिर्फ चेंज होंगे, Q की वैल्यू वही रहेगी, और K की वैल्यू M और N से निकल जाएगी, M इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। तो पॉइंट जब कॉर्नर पे है तो पता चल गया, पॉइंट जब अंदर है तो पता चल गया। अब अगर पॉइंट बाहर हो तो आप उस रेक्टेंगल को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये 2-4 है, 2 मीटर ऐसे, 4 मीटर ऐसे, और ये पॉइंट आउटसाइड है, तो आपने 2-4 का निकाला सिग्मा Z1, और 1 और 2 का, ये कितना 1 मीटर डिस्टेंस पर है, और ये 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 का आपको और रेक्टेंगल चाहिए, तो 1 और 2 ये हम अज्यूम करके निकाल लेंगे सिग्मा Z2। तो सिग्मा Z1 में से सिग्मा Z2 माइनस कर लेंगे, मतलब कैसे किया हमने इसी रेक्टेंगल को क्या किया है, शायद एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, मुझे लगता है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कॉर्नर यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, और फिर उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, जैसा लग रहा है। एनीवे, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलरली लोडेड एरिया के कॉर्नर पे अंदर या बाहर अगर कोई पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे स्ट्रेस। अगले आ जाते हैं आपके अप्रॉक्सीमेट मेथड्स। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड में क्या है, अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि लोड आपका 2:1 का डिस्पर्शन है। 2:1 का डिस्पर्शन है, तो सिग्मा जेड क्या होता है, क्यू बाई एरिया। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ में जेड प्लस किया, बी में जेड प्लस किया, तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बाई एल प्लस जेड इंटू बी प्लस जेड। अब क्वेश्चन ये है कि जेड कहाँ से मेजर करेंगे, जेड सॉइल के टॉप से मेजर करेंगे या फाउंडेशन के बॉटम से, तो जेड हमेशा फाउंडेशन के बॉटम से मेजर करेंगे यहाँ पे। तो जब लोड डिस्पर्शन 2:1 है, इसका मतलब थीटा कितना है, 60 डिग्री का लोड डिस्पर्शन हो रहा है। देन अगली चीज़ क्या है, फॉर स्ट्रिप फुटिंग कंटिन्यूस फुटिंग, अगर स्ट्रिप फुटिंग की बात करेंगे आप, दैट इज़ कंटिन्यूस फुटिंग की, तो कंटिन्यूस है फुटिंग, इसका मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी ब्रेड्थ से, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेड्थ। तो जब लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो लेंथ को 1 मीटर अज्यूम कर लेंगे, पर मीटर निकालेंगे स्ट्रिप फुटिंग के केस में। तो सिग्मा जेड कितना हो जाएगा, लोड पर यूनिट एरिया, दैट इज़ क्यू बाई बी प्लस जेड, एल प्लस जेड कर लेते हैं लेकिन एल को यूनिटी मान लिया तो ये 1 ही रखेंगे, तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बाई बी प्लस जेड, तो ये पर मीटर लेंथ निकलेगा स्ट्रिप फुटिंग के कारण। नेक्स्ट आ गया सर्कुलर फुटिंग के कारण, तो सर्कुलर फुटिंग के कारण सिग्मा जेड कितना होता है, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई π/4 इंटू सर्कल की डायमेंशन होती है डी, तो डी में जेड प्लस कर दिया, दैट इज़ डी प्लस जेड का होल स्क्वायर। जेड कहाँ से मेजर करेंगे, जो भी आपका सर्कुलर लोडेड एरिया उसके बेस के नीचे कितना जेड है। फिर उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम याद करना होता है, क्योंकि उस पर बेसिस बहुत फॉर्मूले होते हैं।
अब ये देखते हैं फिर स्क्वायर फुटिंग के कारण सिग्मा जेड इज़ लोड बाई एरिया, तो क्यू बाई एल प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि इसमें ये भी एल है ये भी एल है, तो दोनों सेम है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट मेथड में सीधे से फॉर्मूला होता है सिग्मा जेड का लोड पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया में क्या है, जो भी डायमेंशन होगी आपके फिगर की उसमें आप जेड जोड़ दोगे और तब इसको कैलकुलेट करोगे, तो अप्रॉक्सीमेट मेथड से निकल आएगा। नेक्स्ट आता है वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड। लाइन लोड जैसे रेलवे ट्रेन है तो उसमें लाइन लोड होंगे ढेर सारे, तो एट अ डेप्थ जेड बिलो एट अ डिस्टेंस एक्स, तो ये कितना होता है सिग्मा जेड 2q/πz इंटू 1/1 + r/z का होल स्क्वायर, r/z का होल स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज़ 2q/πz इंटू 1/1 + r/z का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर स्ट्रिप लोड लग रहा है तो जैसे कि वॉल लोड, तो ट्रेन लोड अलग है, ट्रेन लोड एक लाइन लोड है और स्ट्रिप लोड एक वॉल लोड है, ठीक है। तो अच्छा इसी केस में क्या था, अगर बिलो सेंटर ऑफ लोड होगा तो उसके केस में r 0 हो जाएगा, तो ये टर्म चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा जेड 2q/πz बचेगा। अगर स्ट्रिप लोड है जैसे कि वॉल लोड, तो बी विड्थ का है और ये एंगल अल्फा से एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा जेड q/π इंटू अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। अल्फा रेडियंस में पुट करना है और साइन अल्फा को यहाँ पे डिग्री पे पुट करना है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम याद रखने के लिए क्या है निमोनिक कि क्ले क्राइज व्हेन कॉन्टैक्ट प्रेशर अप्लाइड ऑन इट बाय रिजिड फुटिंग, ठीक है, बट लाफ्स व्हेन इट कॉजेज सेटलमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग। मतलब क्ले स्टार्टेड टू क्राई कब, जब रिजिड फुटिंग ने उसके ऊपर कॉन्टैक्ट प्रेशर लगाया, ठीक है, बट लाफ्स कब लाफ करती है, जब उसने सेटलमेंट करवा दिया फ्लेक्सिबल फुटिंग का, तो रिजिड ने कॉन्टैक्ट प्रेशर लगाया तो रोने लगे, और जब खुद उन्होंने फ्लेक्सिबल फुटिंग का सेटलमेंट कराया तो हंसने लगे। तो इसके बेसिस पे कैसे आएगा, पहले हम देखते हैं क्या, क्ले क्राइज व्हेन कॉन्टैक्ट प्रेशर एक्ट्स ऑन रिजिड फुटिंग, तो सबसे पहले रिजिड फुटिंग बना लेंगे। तो जैसे ये हो गया हमारा रिजिड फुटिंग, ठीक है। अब क्या है, क्ले का केस है, तो रिजिड फुटिंग क्ले क्राइज व्हेन रिजिड फुटिंग अप्लाइड कॉन्टैक्ट प्रेशर, तो रिजिड फुटिंग ने कॉन्टैक्ट प्रेशर अप्लाई किया, तो रिजिड फुटिंग क्ले कॉन्टैक्ट प्रेशर का क्राई टाइप का डायग्राम होगा, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा आपका हो जाएगा किसका, सैंड के केस में, क्ले के बाद सैंड के केस में कि रिजिड ही फुटिंग है और सैंड क्ले की जगह सैंड हो गई, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर अब क्राइंग नहीं लाफिंग है, और क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रेशर वेरी कर रहा था मतलब सेटलमेंट कांस्टेंट था, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया आपको, ये दोनों चीज़ें पता चल गई, क्ले का पता चल जाएगा तो सैंड का उसका उल्टा ही होगा। बट लाफ्स व्हेन इट कॉजेज सेटलमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग, तो क्ले ही लाफ कर रही है ना, तो सबसे पहले क्ले बनाया फिर फ्लेक्सिबल फुटिंग बनाया, स्टार्टेड टू लाफ व्हेन इट कॉज सेटलमेंट, तो सेटलमेंट लाफिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वेरी कर रहा है तो यानी कॉन्टैक्ट प्रेशर कांस्टेंट होगा, अब इसका उल्टा बना लो आप, क्ले है यहाँ पे सैंड रख दो, फ्लेक्सिबल फुटिंग ही हो गई, इसको क्राई कर दो, इसको कांस्टेंट रख दो, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम भी हो गया। अब सॉइल के केस में कुछ कर्व होते हैं, 3-4 कर्व, तो उनको देख लेते हैं। तो कोर्स ग्रेन के केस में सिर्फ एक ही कर्व है, वही ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ये परसेंटेज फाइनर वर्सेस साइज़ के बीच में होता है, परसेंटेज फाइनर वर्सेस साइज़, तो उसमें वही होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, इस टाइप का। लेकिन अगर फाइन ग्रेन की बात करेंगे तो उसमें 2 टाइप के सॉइल होते हैं। एक तो फाइन ग्रेन में जब हमने पानी डाला तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ और उसकी स्टेट चेंज हुई, तो ये अटरबर्ग लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट वाला कर्व है। तो पानी डाला तो वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का कर्व। तो कुछ देर तक कांस्टेंट रहता है और श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड फिर वो बढ़ने लगता है, क्योंकि सैचुरेशन 100% हो जाता है यहाँ पे। तो फाइन ग्रेन में एक तो आपका अटरबर्ग लिमिट हो गया, दूसरा क्या है, जब सॉइल को क्लासीफाई करते हैं आप तो भी तो प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज़ करते हैं फाइन ग्रेन के लिए। तो सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए आप प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज़ करते हो फाइन ग्रेन के लिए, तो वो आईपी वर्सेस लिक्विड लिमिट का कर्व होता है। मतलब क्या है, ये वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का कर्व हो गया। इस कर्व से अब आपका दूसरा कर्व निकलेगा सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए। इस कर्व से कैसे कर्व निकलेगा, ये जो डब्ल्यू एल है आपने लिक्विड लिमिट ले ली और डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी आई पी ले लिया, तो इन दो से आपका एक आई पी मिल जाएगा और ये डब्ल्यू एल, इन दोनों को लगा दोगे तो ये मिल जाएगा। तो फाइन ग्रेन के लिए समझ में आ गया। एक तो ऑब्वियस है अटरबर्ग लिमिट कर्व। अटरबर्ग लिमिट कर्व क्या है, पानी में मतलब क्ले में अगर हमने क्या किया, पानी डाला तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का कर्व। फिर इस कर्व का यूज़ करके अगला कर्व, इस कर्व का यूज़ करके प्लास्टिसिटी चार्ट आता है। प्लास्टिसिटी चार्ट में एक्स एक्सिस पे ये डब्ल्यू एल आ जाता है और वाई एक्सिस पे क्या है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, दैट इज़ आई पी। आई पी वर्सेस लिक्विड लिमिट का कर्व होता है 20%, 35%, उस टाइप से।
तो ये कोर्स ग्रेन के लिए 1 कर, फाइन ग्रेन के लिए 2 कर। इसके बाद कॉम्पैक्शन कर्व होता है गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट। अगला चैप्टर क्या है, सीपेज प्रेशर एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे। तो सीपेज प्रेशर और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से क्या होगा, अगर सॉइल में कोई फ्लो नहीं होता है तो उसके केस में कितना सीपेज प्रेशर होता है, तो कोई फ्लो नहीं है तो कोई सीपेज नहीं है, लेकिन जब फ्लो होगा तो सीपेज होने लगेगा। तो सिग्मा डैश क्या होता है, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू, सिग्मा इज इक्वल टू गामा इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो गामा कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस म्यू है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू गामा साइट इंटू जेड, क्योंकि पानी है तो गामा साइट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होगा, गामा डैश। तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू गामा डैश इंटू जेड, वही इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई ना। अज्यूम करते हैं कि पानी नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो अगर पानी नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इस इफेक्टिव स्ट्रेस ये सॉइल को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो वो सॉइल को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये फिर गामा डैश जेड को घटा देगा अपवर्ड फ्लो के केस में। लेकिन अगर नीचे ही फ्लो कर रहा है तो सॉइल को और कॉम्पैक्ट कर देगा, तो गामा डैश इंटू जेड में गामा डब्ल्यू इंटू एच जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, मतलब सीपेज होगी तो ये गामा डैश जेड के साथ खिलवाड़ होगा डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। अगर वाटर ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है तो सिग्मा डैश बढ़ जाएगा, गामा डैश जेड प्लस गामा डब्ल्यू एच। और अगर ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो ऊपर वाला लोड दबा रहा है लेकिन पानी उसको मतलब अपोजिंग फोर्स है, इसलिए गामा डैश जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या होगी, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फोर्स बाय वॉल्यूम, फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू आई जेड इंटू ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको अगर करेंगे तो एरिया इंटू जेड वॉल्यूम हो गया, और ये भी वॉल्यूम है तो ये कट जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू आई होगा। तो ये उतना यूज़फुल नहीं है, अब यूज़फुल है। इसी पे क्वेश्चन आते हैं कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है कि अगर ये सीपेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन ये ऐसी आ जाएगी कि सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस ही जीरो हो गई, मतलब डेंसिटी ज़ीरो हो गई। डेंसिटी ज़ीरो हो गई मतलब सॉइल कैसी लगेगी, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगी और बॉयल करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, मतलब पूरा इफेक्टिव स्ट्रेस ही ज़ीरो हो गया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो की कंडीशन क्या है, गामा डैश इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, एच बाई जेड विल बी इक्वल टू, यहाँ से एच बाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला एक्चुअल में यूज़ होता है वो होता है आई सी इज इक्वल टू एच बाई जेड इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। लेकिन क्वेश्चन में वो डायरेक्ट ई देते नहीं है, वो एन दे देते हैं। तो आपको एन का फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई। तो यहाँ से आप ई निकाल लीजिए, इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए। और एक गोल्डन रूल ये है कि आई सी की वैल्यू हमेशा वन के पास आएगी, नियर टू वन होती है सॉइल के लिए। ठीक है, अच्छा, अब जब सिग्मा डैश ज़ीरो हो जाएगा तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैंड बॉइलिंग, क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं इसको। जब अपवर्ड सीपेज होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आता है कि ज़ीरो ही हो जाती है, तो वो हमारी क्विक सैंड कंडीशन होती है जिसमें कि सैंड की बॉइलिंग होने लगती है। तो कोहेसिव, अब क्या है, सिग्मा डैश सपोज ज़ीरो हो गया तो इसका असर एक्चुअल में पड़ेगा क्यों, क्यों यहाँ पे सैंड ही लिखा है, क्विक क्ले कंडीशन क्यों नहीं लिखा है। क्विक सैंड कंडीशन इसलिए लिखा है कि अगर शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ एच इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। तो अगर कोहेसिव सॉइल है तो उसमें क्या है, आपका कोहेशन भी आ रहा है। ठीक है, कोहेशन आ रहा है तो उसमें अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो हो भी जाती है तो भी शेयर स्ट्रेंथ पूरी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि कोहेशन पे डिपेंड कर लेगी। लेकिन कोहेशन लेस सॉइल की बात करें जैसे फाइन सैंड, सिल्ट, तो सैंड के केस में बात करेंगे तो एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। सैंड के केस में कोहेशन ज़ीरो होता है। सैंड के केस में मतलब पूरी शेयर स्ट्रेंथ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ही ज़ीरो हो गई तो सैंड के ही केस में क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ पूरी ज़ीरो हो जाएगी। और शेयर स्ट्रेंथ ज़ीरो हो गई तो फिर सॉइल क्या होगी, बॉइलिंग टाइप दिखेगी, बिल्कुल लिक्विड टाइप बन जाएगी। तो इसलिए क्विक सैंड कंडीशन ही हो गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स सीपेज फोर्स जो होती है वो होती है गामा डब्ल्यू इंटू आई। और ये किस डायरेक्शन में लग रही है, जिस डायरेक्शन में सीपेज हो रहा है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में सीपेज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में पानी गामा डब्ल्यू इंटू आई का फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी सॉइल को क्विक सैंड कंडीशन से बचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता है कि अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे हो गया तो सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन आ जाएगी, सिग्मा डैश ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ये इंश्योर कर लूँ कि मैं जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बन रहा है वो आईसी से कम हो, तो मेरा काम हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हुआ, आईसी बाई आई। तो आई अगर आईसी से कम है तो क्विक सैंड कंडीशन नहीं होगी। इसको दूसरी तरह से वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि मिनिमम हम कितना हेड डाल दें पानी का कि क्विक सैंड कंडीशन बन जाए। तो आपको ये पता है आई सी इज़ इक्वल टू एच बाई जेड होता है, तो एच की वैल्यू निकाल लेंगे, एच इज़ इक्वल टू आई सी इंटू जेड। अब आई सी की वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू बताया था एच बाई जेड, या फिर जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, या फिर एक गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू का भी फॉर्मूला था। तो ये वाला फॉर्मूला तब था जब सरचार्ज नहीं लगे, अगर सरचार्ज लगेगा
तो इस गामा डैश जेड में आपका क्यू भी जुड़ जाएगा, ये गामा डैश इंटू जेड बाई गामा डब्ल्यू हो गया ना, तो क्यू प्लस गामा डैश जेड बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब इसी तरह से अगर सॉइल में नीचे से सपोज पानी प्रेशर लगा रहा है और ऊपर से आपको निकालनी है डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, तो इसमें कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि नीचे से पानी, जब आप सॉइल रिमूव करते हो तो आप सिग्मा रिमूव करते हो, वेट ऑफ द सॉइल घटाते हो, और सिग्मा डैश क्या होता है? सिग्मा माइनस म्यू, मतलब वो सॉइल के वेट पे डिपेंड करता है। तो आप सॉइल का वेट हटाते जा रहे हो और नीचे से प्रेशर उतना ही लग रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा ना कि सिग्मा डैश ज़ीरो बन जाएगा, तो क्विक सैंड कंडीशन आ जाएगी। तो अगर आपको एक्सकेवेट करना है तो तभी तक एक्सकेवेट करना है जब तक ये जो नीचे वाली सॉइल है इसके कारण जो वेट आ रहा है यहाँ पे ये पॉइंट पे, वो इस अपवर्ड जो फोर्स लग रही है सीपेज फोर्स उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो वही क्रिटिकल डेप्थ होगी। उसके बियॉन्ड डेप्थ अगर आप खुदाई करेंगे तो ये गिर जाएगा, क्योंकि सिग्मा डैश ही ज़ीरो बन जाएगा। तो अगर जैसे मुझे खुदाई करनी थी तो मैं अज्यूम कर लिया कि मानो ऊपर से वाई डेप्थ तक मैं खुदाई करूँगा और वाटर टेबल मेरी यहाँ तक की है, ठीक है, यहाँ तक की है। तो ये मान लेते हैं कि जहाँ तक मैंने खुदाई की उससे जेड डेप्थ नीचे है और टॉप से एच डेप्थ नीचे है, तो सिग्मा डैश ज़ीरो ना होने पाए तब तक मैं खुदाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि ऊपर से लोड कितना आ रहा है? गामा इंटू एच माइनस वाई, गामा इंटू एच माइनस वाई, इतनी लोड के कारण, और नीचे से कितना लग रहा है? गामा डब्ल्यू इंटू एच है, इतने का ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ये बराबर होगा, तो यहाँ से वाई डेप्थ आपको पता चल जाएगी कि कितना डीप खुदाई कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के कंसोलिडेशन है जिनको कि हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है? टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर जैसे ही लोड लगाया तुरंत कुछ सेटलमेंट हो जाता है, तो ये इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला। फिर थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, तो अब जब तक टाइम आगे बढ़ता रहेगा तब तक हमारे पास अगली चीज़ क्या आती है? प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद हाँ, फिर टाइम टी पे आपका क्या आ जाता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आती है? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बाद फिर फाइनली आपका क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट, दैट इज़ एसएफ। तो अब इनसे रिलेटेड क्या पढ़ना है? जो दैट इज़ टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे इमीडिएट सेटलमेंट हुआ, उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। फिर उसके बियॉन्ड क्या होता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में आपके पास क्या फॉर्मूला है? प्राइमरी कंसोलिडेशन तेरज़ागी थ्योरी को फॉलो करता है, तो उसमें एजम्पशन और उसकी इक्वेशन क्या है? डेल यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर। फिर इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक टी वी आ जाएगा, एक यू आ जाएगा। टी वी इज़ इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। तो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन आएगा जो कि तेरज़ागी थ्योरी को फॉलो करता है। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन वो होता है जो तेरज़ागी थ्योरी को नहीं फॉलो करता है। और फाइनली आपके पास आता है फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट को निकालने के लिए ही आप वो 3-4 कॉन्स्टेंट निकालते हो, ए वी, एम वी, सी सी, उस तरह की चीज़ें। तो इतना सही है, तो देखते हैं। तो अब ये देख लेते हैं इसमें क्या हमको देखना है। जैसे कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन जैसे ही दिया है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। क्या है वो? कि कंसोलिडेशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होती है। कंसोलिडेशन किस में होता है? क्ले के केस में होता है। कंसोलिडेशन कब होता है? स्टैटिक लॉन्ग टर्म लोडिंग के केस में होता है। जब स्टैटिक लॉन्ग टर्म लोडिंग स्लो रेट पे लगाई जाती है तो उस केस में होता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है आपकी? अगली चीज़ ये है कि कंसोलिडेशन किसके कारण होता है? ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड देयर इज़ एक्सपल्शन ऑफ वाटर, सॉइल अंडरगोज कंप्रेशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो समझ में आ गया। कंसोलिडेशन में एक तो ये है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होना चाहिए। अगली चीज़ कंसोलिडेशन में आपका ये है कि कंसोलिडेशन सिर्फ और सिर्फ क्ले में होता है। कब होता है? जब स्टैटिक लॉन्ग टर्म लोडिंग लगती है स्लो रेट पे। लॉन्ग टर्म के ही कारण होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अपने आप में दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? एक्सटर्नल लोड जब आपने अप्लाई किया तो उसके कारण पानी निकलता है जिसके कारण कंप्रेशन होता है, जो कि आपका क्या हो गया? प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है? कि आपके पार्टिकल्स हैं उनका प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है, उसके कारण होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अच्छा, अब जब कंसोलिडेशन होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो घट जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बढ़ जाती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सेम रहती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बढ़ जाती हैं? भाई जब आपने कंसोलिडेशन किया, पानी निकला, तो क्या हुआ? सॉइल का वॉल्यूम घट गया। सॉइल का वॉल्यूम घटा तो सॉइल के अंदर जो वॉइड रेशियो है वो घट जाएंगे। वो घटे तो उसके कारण क्या है? जो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है वो घट जाएगी, क्योंकि के इज इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब बाई 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू अपन म्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ई का फंक्शन है।
अब कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी घटी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ क्या बताया था कि पानी निकल गया, तो ये एक चेन हो गई। अगली चेन क्या है कि जब कंसोलिडेशन हुआ तो वाटर बाहर निकला ना, तो यानी वाटर कंटेंट घट जाएगा। वाटर कंटेंट घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो घट जाएगा। इसके बाद क्या है, इंक्रीज़ कौन कौन सी चीज़ होगी। तो जब कंसोलिडेशन हुआ, पानी निकला तो सॉइल कंप्रेस हुई। कंप्रेस हुई तो मतलब क्या हुआ कि सॉइल कॉम्पैक्ट हुई। कॉम्पैक्ट हुई इसका क्या मतलब है कि सॉइल की आपकी सॉइल का सेटलमेंट बढ़ गया। सबसे पहले सेटलमेंट इंक्रीज़ किया, सेटलमेंट बढ़ा तो अब सॉइल के पार्टिकल्स पास आ गए, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बढ़ गई। शेयर स्ट्रेंथ बढ़ गई तो सॉइल ज़्यादा डेंस हो गई, यानी गामा डी बढ़ गया। कौन सी चीज़ सेम रहती है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपका, सिग्मा डैश होता है सिग्मा माइनस म्यू, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश प्लस म्यू। तो आपका सिग्मा कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब शुरू में क्या था, पोर वाटर प्रेशर था और सिग्मा डैश था। अब आपने लोड लगाया तो उसकी वजह से पानी बाहर निकला, यानी पोर वाटर प्रेशर घटा लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई, तो ओवरऑल कांस्टेंट ही रहा सिग्मा। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन थ्रू आउट द प्रोसेस 100% ही रहती है। तो ये क्या हुआ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी में किस तरह का वेरिएशन है। तो अब सबसे पहले जो हमारा फाइनल सेटलमेंट होगा ना, फाइनल सेटलमेंट को निकालने के लिए उनसे रिलेटेड कुछ कोएफिशिएंट हो जाएंगे हमारा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या है आपका, ए वी, एम वी, सी सी, सी वी, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे। तो ये कौन कौन से कोएफिशिएंट है, जैसे सबसे पहले हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को ए वी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, वॉइड रेशियो वर्सेस सिग्मा डैश कर्व, इसके बीच में एक कर्व बनाया जाता है। तो कंसोलिडेशन को अगर आप देखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डैश, यानी सिग्मा डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। कंसोलिडेशन ज़्यादा किस में होगा, अगर कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा, लेकिन जो वॉइड रेशियो है वो घट जाएगा। तो इसका मतलब आपका सिग्मा डैश इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ई के, यानी जहाँ ई ज़्यादा वहाँ सिग्मा डैश कम, जहाँ ई कम वहाँ सिग्मा डैश ज़्यादा, ठीक है। तो इसी के स्लोप को आप ए वी बोलते हो। तो ए वी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज़ डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश। तो ये क्या हो गया, इनिशियली ज़्यादा वॉइड रेशियो है इसलिए ई नॉट, फाइनली कम है इसलिए ई एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा सिग्मा डैश। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ई इज़ मोर बिफोर कंसोलिडेशन। ए वी जो है कर्व का स्लोप है। अब आप ये देखोगे कि कर्व का स्लोप तो हर एक पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है, इसलिए ए वी कॉन्स्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी था, ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी या चेंज है, तो इसको एम वी से डिनोट करते हैं। एम वी का दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज है, इस नाम से भी पेपर में दे देता है वो, ठीक है। तो इस नाम से भी याद रखना है। तो एम वी की बात कर रहे थे, एम वी का दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज भी है। तो एम वी क्या होता है, ये डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश था, ये क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है इसलिए चेंज इन वॉल्यूम बाई वी नॉट, वॉल्यूम से डेल्टा वी बाई वी नॉट। और यहाँ पे भी डेल्टा सिग्मा डैश से डिवाइडेड था, यहाँ पे भी डेल्टा सिग्मा डैश से डिवाइडेड है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला ए वी के टर्म में क्या हो जाता है, एम वी इज इक्वल टू ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो एम वी ए वी दिया है तो ए वी से आप एम वी निकाल सकते हो। अगली चीज़ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। तो ये क्या है, ये वॉइड रेशियो वर्सेस सिग्मा डैश का था, ये वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग सिग्मा डैश का कर्व है। तो ये आपका कर्व आता है, लेकिन ये क्या आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो इसका एडवांटेज क्या है कि ए वी के तरह, ए वी तो वेरी करता है कर्व पे अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन सी सी आपका वेरी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन गई तो ए की कॉन्स्टेंट स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू सी सी लॉग एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा एफ डैश बाई सिग्मा नॉट डैश, या फिर सी सी आप कह लो डेल्टा ई बाई लॉग ऑफ, जैसे यहाँ पे ए वी क्या था, डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश, सी सी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाई लॉग एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा एफ डैश बाई सिग्मा नॉट डैश। क्वेश्चन ये है कि सी सी की वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हो। सी सी की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी कि सॉइल को आपने रिमूव्ड किया है या फील्ड कंसोलिडेशन है। अगर सॉइल को आपने रिमूव्ड कर दिया है तो उसका सी सी घट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे छोटा कोएफिशिएंट है 0.007। लेकिन अगर फील्ड में कंसोलिडेट कर दिया है आपने तो इस केस में क्या होगा कि सी सी बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0.009 यूज़ करोगे आप। दोनों को WL माइनस 10 करना है, जहाँ पे WL को परसेंटेज में पुट करना है, ठीक है। तो ये सी सी की वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपका रिलेशन आ जाएगा क्या, डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच नॉट। ये एक रिलेशन आ गया। तो इसमें क्या है आपका, तो अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच नॉट। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी नॉट टर्म आ गया, यानी इसका यूज़ करके आप इसको एम वी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इसको डेल्टा सिग्मा डैश से इधर डिवाइड कर दो, इधर डिवाइड कर दो, तो डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश ए वी बन जाएगा। तो यानी एम वी इज इक्वल टू ए वी बाई 1 प्लस ई नॉट। तो यानी एम वी और ए वी के बीच में रिलेशन आ गया।
डेल्टा एच बाई एच नॉट में एच नॉट क्या होता है आपका इनिशियल डेप्थ ऑफ क्ले होती है जिसका कि एक्चुअल में सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उस सॉइल के लिए वैलिड है जो कि लैटरली कन्फाइंड है। तो एम वी की वैल्यू आपकी आ गई। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच बाई एच नॉट इंटू 1 बाई डेल्टा सिग्मा डैश, क्योंकि सिग्मा डैश से डेल्टा सिग्मा डैश से डिवाइड किया था। अगली चीज़ क्या है, अल्टीमेट या फिर फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इसको डेल्टा एच या फिर एस एफ से यूज़ करते हैं, तो यानी डेल्टा एच यहाँ से आपका आ जाएगा अल्टीमेट कंसोलिडेशन या फाइनल कंसोलिडेशन। एज्यूम दैट क्ले इज़ फुल्ली सैचुरेटेड फॉर गेटिंग एस एफ। अच्छा, तो आपका क्या हुआ, डेल्टा एच और इन दोनों का अगर रिलेशन आप यूज़ करोगे तो डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 + ई नॉट। यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आप निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, एच नॉट इंटू डेल्टा ई बाई 1 + ई नॉट। अब डेल्टा ई को सी सी के टर्म्स में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस एफ इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन 1 + ई नॉट इंटू सी सी लॉग एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा एफ डैश बाई सिग्मा नॉट डैश, ठीक है। तो अब इसमें इंडिविजुअल टर्म्स को ही समझना है हमारे को। क्या है इंडिविजुअल टर्म, सबसे पहले एस एफ। तो फाइनल सेटलमेंट क्ले के केस में जो होता है वो सैंड के केस में ज़्यादा होता है, ठीक है। और वॉइड रेशियो जो होता है वो क्ले का सैंड से ज़्यादा होता है, इसलिए मोर वाटर इसमें से निकलेगा, ठीक है। समझने के लिए कि अगर ये एज्यूम कर लें क्ले में वॉइड्स ज़्यादा हैं तो उससे पानी में वो पानी कंटेन भी ज़्यादा करेगा, उससे पानी निकलेगा भी ज़्यादा, तो फाइनल सेटलमेंट क्ले का ज़्यादा होगा सैंड से, ऐसे ही याद रखने के लिए। ये क्या हो गया, एच नॉट डिवाइडेड बाई 1 + ई नॉट इंटू सी सी लॉग एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा एफ डैश बाई सिग्मा नॉट डैश। तो इसमें एच नॉट क्या होता है, क्ले की थिकनेस होती है विच इज़ एक्चुअली अंडर गोइंग सेटलमेंट, ठीक है। 1 + ई नॉट, ई नॉट कैसे निकलेगा, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी से, जहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 पुट कर देंगे। सी सी, सी सी आप किससे, लिक्विड लिमिट का यूज़ करके निकाल लोगे, फील्ड कंसोलिडेशन हुआ है या फिर उसके बाद रिमोल्डिंग हुई है। रिमोल्डिंग में 0.007 WL-10 इंटू WL-10 और फील्ड कंसोलिडेशन के केस में 0.009 इंटू WL-10 लॉग एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा एफ डैश बाई सिग्मा नॉट डैश। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डैश क्या होता है, सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश, ठीक है। अच्छा, पहली बात, अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कहाँ पे करते हो, कैलकुलेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्ले। जिस क्ले का एक्चुअल में सेटलमेंट हो रहा है उसके सेंटर पर निकाला जाता है सिग्मा एफ डैश और सिग्मा नॉट डैश को। सिग्मा एफ डैश क्या होता है, सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल्टा सिग्मा। सिग्मा नॉट डैश क्या आ जाएगा, इनिशियली कितनी स्ट्रेस लग रही थी, तो ये सॉइल के सेल्फ वेट के कारण होगा, जब उस पर लोड नहीं लग रहा है तभी इनिशियल हुआ ना। इनिशियल मतलब जब सॉइल पे लोड नहीं लग रहा है, तो सिर्फ सेल्फ वेट के कारण स्ट्रेस होगी। और डेल्टा सिग्मा कैसे निकलेगा, जो आपने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूले पढ़े थे उन, तो वहाँ पे एक्सटर्नल लोड के कारण ये निकल जाएगा डेल्टा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा नॉट डैश को कुछ क्वेश्चन में इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर भी पकड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सिग्मा नॉट डैश जब आप निकालोगे पॉइंट पे तो इसकी डेप्थ आप ग्राउंड लेवल से नापोगे, ठीक है। ये हो गया। और डेल्टा सिग्मा जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको क्या करेंगे, बिलो फुटिंग, डेप्थ के लिए बिलो फुटिंग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा सिग्मा को आपको पता ही है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एनालिटिकली बॉजीनेस्क वेस्टरगार्ड थे और ग्राफिकली न्यूमार्क और अप्रॉक्सीमेट मेथड। तो हम डेल्टा सिग्मा निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज़ करते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ एम वी एंड ए वी, तो एम वी इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने बताया कि एम वी इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी नॉट था ना, इसको अगर डेल्टा सिग्मा डैश से डिवाइड करोगे आप तो आपका क्या आएगा, एम वी होता क्या है, डेल्टा वी बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा सिग्मा डैश। तो डेल्टा वी बाई वी नॉट क्या होता है, डेल्टा एच बाई एच नॉट। तो डेल्टा एच बाई एच नॉट बाई डेल्टा सिग्मा डैश हो जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच नॉट एम वी डेल्टा सिग्मा डैश, ठीक है। अब अगर इन स्ट्रेसेस को समझना है तो इन स्ट्रेसेस को कैसे समझ सकते हैं कि इनिशियली जो थी इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा नॉट डैश जो था वो किसकी वजह से था, वो सेल्फ वेट के ही कारण था। सॉइल के सेल्फ वेट के कारण किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेस लग रही थी, लेकिन आपका सॉइल कंसोलिडेट कब होने लगा, जब आपने सॉइल पे लोड, एक्सटर्नल लोड लगाया, तभी उसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ। तो इस एक्सटर्नल लोड के कारण डेल्टा सिग्मा है और जिसके कारण फाइनल स्ट्रेस डेवलप हुई। ये है टोटल कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपने सिग्मा नॉट डैश और सिग्मा एफ डैश लिखा है इसको आप निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन अज्यूम कर लेते हैं, इस पर ऊपर से लोड लग रहा है क्यू, जो लोड डिस्पर्शन है उसको 2v/1 हॉरिजॉन्टल का अज्यूम कर लिया। एच नॉट क्या है, क्ले की वो थिकनेस जो फाउंडेशन के नीचे है जिसका कि एक्चुअल में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसका सेंटर पर ले लेंगे। यहाँ पर हमको सिग्मा नॉट डैश और सिग्मा एफ डैश निकालने हैं, ठीक है। अब सिग्मा एफ डैश सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश होता है। डेल्टा सिग्मा डैश रेक्टेंगुलर फुटिंग के केस में लोड पर यूनिट एरिया Q/B + Z इंटू L+Z, ये लोड है, स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। और सिग्मा नॉट डैश इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट द मिडल ऑफ द क्ले। अब ये जो Z है, जो इसमें डेप्थ नापते हैं, डेप्थ कहाँ से नापते हैं, फ्रॉम बॉटम ऑफ द फुटिंग टू द सेंटर ऑफ द क्ले। तो Q/B + Z इंटू L+Z में जो फुटिंग का बॉटम है इससे नापते हैं Z की डिस्टेंस कितनी, ग्राउंड लेवल से नहीं, यहाँ से नापते हैं, ठीक है। डेल्टा सिग्मा में ये हो गया।
अच्छा, अगली चीज़ क्या है, बेस्ड ऑन द स्ट्रेस हिस्ट्री। तो सिग्मा डैश क्या होता है, प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, और सिग्मा पी सी डैश क्या होता है, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। तो पी मतलब प्री, सी मतलब कंसोलिडेशन, तो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, और ये प्री प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसको बोल सकते हैं सिग्मा पास्ट। जो कंसोलिडेशन के पहले की स्ट्रेस है उसको सिग्मा पास्ट बोल सकते हैं, और जो प्रेजेंट की स्ट्रेस है उसको सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट बोलते हैं। तो ओ सी आर क्या होता है, पास्ट अपॉन प्रेजेंट। सिग्मा पास्ट में कितना लग रहा था डिवाइडेड बाई सिग्मा प्रेजेंट में कितना लग रहा है। तो अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की वैल्यू 1 है तो मतलब क्या है कि आपकी प्रेजेंट स्ट्रेस पास्ट स्ट्रेस के बराबर है, यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होने का मतलब अगर ये 1 से ज़्यादा है इसका मतलब प्रेजेंट जो है वो पास्ट से कम है, ठीक है। यानी पास्ट में ऑलरेडी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है, मतलब सॉइल आपकी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया है। तो पास्ट में स्ट्रेस ऑलरेडी ज़्यादा थी तो ऑलरेडी ढेर सारा सेटलमेंट हुआ है। अब आप लोड कम लगा रहे हो तो उसमें उतना सेटलमेंट होगा नहीं, तो ओवर कंसोलिडेशन सॉइल अच्छी है। लेकिन अगर ओ सी आर आपका 1 से कम है यानी प्रेजेंट आपका पास्ट से ज़्यादा है, तो सॉइल अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल थी, क्योंकि अभी जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस है वो पास्ट की स्ट्रेस से ज़्यादा है, तो ये सेटल करेगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक ये पूरा किसके लिए था, फाइनल कंसोलिडेशन निकालने के लिए। फाइनल कंसोलिडेशन का ये एक बड़ा फॉर्मूला था, और इससे रिलेटेड आपने 3 पैरामीटर्स पढ़ लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए वी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एम वी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स सी सी। तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए हम पढ़ते हैं तेरज़ागी थ्योरी, वो उसमें एप्लीकेबल होती है। तो तेरज़ागी थ्योरी में अजम्पशन क्या है कि 1D कंसोलिडेशन होगा, ए वी एम वी के, इन दोनों की वैल्यू को आप कांस्टेंट ले लेते हो, वॉइड रेशियो आपका सिग्मा डैश के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, तेरज़ागी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किस में लगती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन के केस में। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर इसमें पानी भरा होगा तो इसमें कुछ पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, लेकिन अब आपने एक्सटर्नल लोड लगाया तो इस पोर वाटर प्रेशर के भी अलावा के एक्सेस में कुछ पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया होगा। तो ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यू बार है, सिर्फ इसी को कंसिडर किया जाता है तेरज़ागी थ्योरी में। पोर वाटर प्रेशर यू को नहीं कंसिडर करते हम, ये तो बिना लोड के भी डेवलप हो रहा था, लेकिन लोड लगाने के कारण पोर वाटर प्रेशर के एक्सेस में कुछ वाटर प्रेशर डेवलप हुआ है, ठीक है। तो तेरज़ागी थ्योरी में सिर्फ उसको ही कंसिडर किया जाता है। तो इसमें गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है, कंसोलिडेशन इक्वेशन, डेल यू बार बाई डेल टी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए कंसोलिडेशन होगा तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर चेंज होगा। तो वही है, ये जो पोर वाटर प्रेशर है डेल यू बार बाई डेल टी सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर। इससे समझ में क्या आ रहा है कि ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है यही है सब कुछ कंसोलिडेशन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसकी इक्वेशन में ये देखो आप, डिफरेंशियल इक्वेशन है यू बार की। अब एक बार आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो यानी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया। डेल यू बार बाई डेल टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और डेप्थ के साथ चेंज कैसे हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ और कांस्टेंट। तो पोर वाटर प्रेशर समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है और डेप्थ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वही है कंसोलिडेशन इक्वेशन। एक चीज़ है आइसोक्रोन। आइसोक्रोन क्या होता है, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ। अच्छा, तो हमारी जो कंसोलिडेशन इक्वेशन थी उसमें सी वी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है। सी वी का फॉर्मूला सी वी एम वी इज इक्वल टू के अपॉन गामा डब्ल्यू, यहाँ से आप सी वी निकाल सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन इंडेक्स वो चीज़ होती है सी आर। सी आर क्या होता है, डेल्टा ई बाई लॉग एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा एफ डैश बाई सिग्मा नॉट डैश। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन इंडेक्स और कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा है ऑलमोस्ट, डेल्टा ई बाई लॉग एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा एफ डैश बाई सिग्मा नॉट डैश, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया आपका कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कंसोलिडेशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको 2 डायमेंशन लेस पैरामीटर्स मिलते हैं, एक टाइम फैक्टर टी वी होता है और एक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता है। टाइम फैक्टर टी वी क्या होता है, टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर, जहाँ टी आपका टाइम ऑफ कंसोलिडेशन होता है, डी आपका ड्रेनेज पाथ होता है। अब ड्रेनेज कैसे हो रही है, डबल ड्रेनेज हो रही है या सिंगल ड्रेनेज कंडीशन है, उस पर डिपेंड कर रहा है। डबल ड्रेनेज मतलब इधर से भी पानी निकल गया, इधर से भी पानी निकल गया, ठीक है। तो दोनों ओर से पानी निकल गया तो एंड में तो पोर वाटर प्रेशर ज़ीरो हो गया। जब दोनों ओर से निकल रहा है तो बीच में पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ के पानी को निकलना बचा हुआ है। जब तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा h/2। क्यों, अगर दोनों ओर से ड्रेनेज हो रही है तो पानी को सिर्फ आधी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो h/2 हो जाएगा। लेकिन जब आपका सिंगल ड्रेन्ड कंडीशन है या वन वे कंडीशन, तो वन वे में मतलब क्या है, एक ही ओर से पानी निकल रहा है तो इधर ही पोर वाटर प्रेशर ज़ीरो हुआ।
और सबसे ज़्यादा होगा जो इसका दूसरा कोना है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से पानी निकल नहीं पा रहा है। तो इसके केस में स्मॉल डी क्या होगा, एच के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये दूसरा रूट है इसका, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बोलें या फिर डिग्री ऑफ सेटलमेंट बोलें। तो यू क्या होता है, एस बाई एस एफ इंटू 100। एस बाई एस एफ इंटू 100 मतलब फाइनल सेटलमेंट में से अभी कितना सेटलमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। तो यू इज इक्वल टू एस बाई एस एफ इंटू 100। तो एस क्या होता है, एस होता है किसी टाइम टी पर कितना सेटलमेंट हुआ है, एस एफ ये है कि फाइनल या फिर अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितना हुआ है। तो एस एफ डेल्टा एच के बराबर हो गया। ठीक है, अब यू क्या है आपका, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 100%। तो एट टी इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम यू आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100% कंसोलिडेशन होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, जल्दी नहीं होता है। अच्छा, तो किसी टाइम टी पे जो सेटलमेंट है वो एस है और फाइनल सेटलमेंट डेल्टा एच जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने का, एक सेटलमेंट के बेसिस पे निकाल लिया, अगला एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के बेसिस पे कि हाउ मच एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेटेड आउट ऑफ इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। अगर इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यू आई बार था, तो अभी किसी टाइम टी पे अगर यू बार हुआ है तो यानी इसके कंपैरिजन में कितना पोर वाटर प्रेशर रिलीज हो गया डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना था, दैट इज यू इज इक्वल टू यू आई बार माइनस यू बार डिवाइडेड बाई यू आई बार इंटू 100। ठीक है, in consolidation we only consider the effect of external load, not self weight of the soil. Due to external load u bar occurs, we consider u bar not u। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, क्यों, क्योंकि आप कंसोलिडेशन में एक्सटर्नल लोड कंसिडर करते हो और एक्सटर्नल लोड के कारण पोर वाटर नहीं है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि बिना एक्सटर्नल लोड के भी पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कंसिडर किया जाता है। यू आई बार आपका इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है और यू बार क्या है, प्रेजेंटली एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि यू आई बार हमारा निकलेगा कैसे। तो यू आई बार किसके बराबर होता है, यू आई बार क्यू के बराबर होता है। मतलब इनिशियली जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया ये सारा का सारा पानी ले लेगा, इसलिए यू आई बार आपका क्यू के बराबर आ जाएगा। तो आपके दो रूट्स आ गए, एक टी वी आ गया और एक यू आ गया। यू का फॉर्मूला एक सेटलमेंट के टर्म में और एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के टर्म में। तो ये दोनों रूट्स आपस में भी रिलेटेड होते हैं। कैसे, अगर यू आपका 60% से कम है, तो 60% से कम है, स्मॉल है, तो स्मॉल फॉर्मूला टी वी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू यू इन परसेंटेज बाई 100 का होल स्क्वायर। यू अगर 60% से ज़्यादा है तो बड़ा फॉर्मूला टी वी इज इक्वल टू 1.77 में एक जुड़ा 8 और फिर 1 वापस आ गया, माइनस 0.99 कितना होता है 3 इंटू 3 लॉग एट द बेस 10 ऑफ 100 माइनस यू इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन भी हो गया। अगर यू 60% से कम है तो टी वी कितना हो जाएगा, टी वी हो जाएगा सी वी टी बाई डी स्क्वायर। टी वी की जगह आप पाई बाई 4 इंटू यू का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 60% से कम है और ये सी वी टी बाई डी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यू अगर अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है तो यू एस के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए एस आपका अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगली चीज़ क्या है, कंसोलिडेशन टेस्ट। कंसोलिडेशन टेस्ट किस लिए किया जाता है, डेल्टा ई वर्सेस डेल्टा सिग्मा का कर्व निकालने के लिए। अगर डेल्टा ई वर्सेस डेल्टा सिग्मा का कर्व आएगा तभी आप ए वी एम वी सी वी इस तरह के कोएफिशिएंट्स को निकाल सकते हो। तो कंसेप्ट क्या है कि आप क्या करते हो, लोड अप्लाई करते हो, आपने क्यू अप्लाई किया, इससे आपको सिग्मा मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने डेल्टा ई निकाला यूजिंग हाइट ऑफ सॉलिड्स मेथड। ठीक है, या फिर डेल्टा ई मेथड, और फिर आपने डेल्टा ई वर्सेस डेल्टा सिग्मा का कर्व प्लॉट किया, इससे आप ए वी एम वी सी सी ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ सॉलिड मेथड के अकॉर्डिंग ई नॉट कितना होता है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, अगर मैं ये बॉडी कंसिडर करूँ, इसमें ये हाइट ऑफ सॉलिड्स है और ये एच नॉट टोटल हाइट है। ठीक है, तो एच नॉट माइनस एच एस इतना वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज हाइट ऑफ सॉलिड हो गया। तो ई कितना हो जाएगा, एच माइनस एच एस बाई एच एस। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गया। इसके अलावा क्या है, चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड। चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड यानी डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो ई नॉट की जगह ई एफ कर देंगे तो डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच एफ। फाइनल जो होगा ई एफ ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी से एस को 1 पुट किया तो ई एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ इंटू जी, ई इज इक्वल टू ई एफ प्लस माइनस डेल्टा ई। ये क्वेश्चन पूछा था कि कंसिस्टेंसी जो है वो अटरबर्ग लिमिट हो गई, लिक्विड लिमिट कैसा, ग्रांडे अपैरेटस कैसा, कंसोलिडेशन तिरसागी, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में स्टोक्स लॉ, परमिएबिलिटी में डार्सीज लॉ। क्वेश्चन क्या है, इफ अ सैंड लेयर इज इंट्रोड्यूस्ड एट एंड टॉप एंड बॉटम हैव डिफरेंट ड्रेनेज लेंथ देन वी विल टेक मोर ड्रेनेज लेंथ।
तो आप ज़्यादा ड्रेनेज लेंथ लोगे, क्योंकि फर्स्ट केस आप इमेजिन करोगे ना, आपने एक थिकनेस ऑफ क्ले है, उसके बीच में सैंड लेयर आपने इंट्रोड्यूस कर दी, तो उससे ऊपर नीचे की डेप्थ अलग हो जाएगी, तो जो ड्रेनेज डेप्थ ज़्यादा होगी वो लोगे, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा कंसोलिडेशन में वो उतना वर्स्ट केस होगा, तो इसलिए ज़्यादा वाली लेते हैं। फॉर सेम टाइप ऑफ क्ले SF रिमेन सेम फॉर बोथ सिंगल एंड डबल ड्रेन कंडीशन, क्ले फॉर सेम लोडिंग बट टाइम्स विल बी डिफरेंट। अगर क्ले वही है और आपने बस उसमें ड्रेनेज कंडीशन बदल दी है, तो चाहे सिंगल ड्रेनेज हो चाहे डबल ड्रेनेज हो, फाइनली उतना ही सेटलमेंट होना है। ड्रेनेज तो बस इस चीज़ को कंट्रोल करेगा कि कितनी जल्दी ड्रेनेज हो पाएगा, ठीक है। ड्रेनेज कंडीशन इसकी चीज़ को इंश्योर करेगा कि कंसोलिडेशन कितनी जल्दी होता है, तो टाइम को कंट्रोल करता है, फाइनल कंसोलिडेशन को नहीं, ठीक है। SF इज इक्वल टू डेल्टा एच विच इज़ इक्वल टू एच नॉट, डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट बाई 1 + E नॉट CC log एट द बेस 10 ऑफ सिग्मा F डैश बाई सिग्मा नॉट डैश। तो इससे पता चलता है कि फाइनल सेटलमेंट आपको डिपेंड करता है एच नॉट पे, यानी टोटल थिकनेस कितनी थी क्ले की, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर टोटल थिकनेस ऑफ क्ले को आप वेरी करोगे तो फाइनल सेटलमेंट वेरी करेगा। TVCVT बाई डी स्क्वायर होता है, तो यानी स्मॉल टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डी स्क्वायर के। इफ़ ड्रेनेज पाथ इज़ डिफरेंट तो टाइम अलग होगा, ठीक है। ड्रेनेज पाथ अलग होने से फाइनल सेटलमेंट अलग नहीं होगा। फॉर अ गिवन सॉइल CV इज़ अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर आपको सॉइल दी हुई है तो उसके लिए आप CV को क्या करते हो, कांस्टेंट अज्यूम करते हो गिवन सॉइल के लिए। तो T आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा TV इंटू डी स्क्वायर का। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है तो TV सेम होगा, तो यानी T प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा। इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है। फॉर सेम टाइम ऑफ क्ले एंड सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डबल ड्रेनेज कंडीशन इज़ 1/4 ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंगल ड्रेन कंडीशन। तो वो तो यहीं से समझ में आ रहा है, T प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। डबल ड्रेनेज के केस में H/2 हो जाएगा, यानी 1/4 टाइम लगेगा सिंगल के कंपैरिजन में। इसके ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ही है, इसमें पूछे हुए 5-6 बार। TV क्या होता है, CVT बाई डी स्क्वायर। CVMV इज इक्वल टू K बाई गामा W, तो वहाँ से CV की वैल्यू पुट करती, ठीक है। यहाँ से T प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी स्क्वायर MV बाई K, मतलब टाइम ऑफ कंसोलिडेशन को MV से आपने रिलेट कर लिया। क्यों, क्योंकि CV MV का फंक्शन होता है, फिर MV को AV से रिलेट कर सकते हो, MV को CC से रिलेट कर सकते हो, तो सारे रिलेशन आ गए। तो अगर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है तो T प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, T प्रोपोर्शनल होता है MV के, और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है K के। अब दूसरी कुछ चीज़ें हैं कि अगर ड्रेनेज पाथ सेम है तो T प्रोपोर्शनल हो जाएगा TV के। क्यों, TV इज इक्वल टू CVT बाई डी स्क्वायर ना, तो CV इंटू T है, तो CV तो कांस्टेंट होगा, ये D सेम है, तो फिर TV T के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है, फील्ड टू फील्ड या लैब टू लैब, तो इसमें ड्रेनेज कंडीशन सेम होती है ना, ठीक है। अगली चीज़ क्या, अगर आप लैब से फील्ड में लेके गए, तो लैब से अगर आप फील्ड में लेके गए तो CV कांस्टेंट होगा, क्योंकि सॉइल वही है, ठीक है। तो यहाँ पे T जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा TV इंटू डी के, ठीक है। ड्रेनेज पाथ सेम नहीं होगा, फील्ड में अलग ड्रेनेज पाथ है, लैब में अलग, इसलिए D आ जाएगा। D comes because drainage path will be for lab sample will be different from site condition. अगर हाफ ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन दिया मतलब U 50% है, U का यूज़ करके आपका TV आ जाएगा, TV इज इक्वल टू CVT बाई डी स्क्वायर का यूज़ करके टाइम ऑफ कंसोलिडेशन आएगा। इमीडिएट सेटलमेंट हाईली परमिएबल सॉइल में होता है कि तुरंत कितना सेटलमेंट, SI इज इक्वल टू QN बाई ES इंटू 1 माइनस न्यू स्क्वायर इंटू IB, ठीक है। QN बाई ES, तो QN क्या होता है, Q माइनस गामा डी, नेट इंटेंसिटी। QN होता है नेट इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर। SI क्या हो गया, SI गेट्स इट्स डायमेंशन फ्रॉम B, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर डायमेंशनलेस। B से ही इसको इसकी डायमेंशन मिल जाती है, बचे हुए डायमेंशनलेस है। ES क्या होता है, अनट्रेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। B जो होती है लीस्ट डायमेंशन होती है, दैट इज ब्रेड्थ ले सकते हैं हम ठीक है। न्यू क्या होता है आपका, पॉइजन्स रेशियो होता है सॉइल का, और I क्या होता है इन्फ्लुएंस फैक्टर। तो रिजिड सर्कुलर फुटिंग है तो उसके लिए 0.8 ले सकते हैं। We can get I corresponding to L/B ratio from table of rigid and flexible. क्ले में क्या, क्ले क्या है, कंप्रेसिबल रियल है। रिकम्प्रेशन इंडेक्स क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स का 1/5 होता है, दैट इज CCR इज 1/5 ऑफ CR, ठीक है। लेकिन CCR और CC इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। इमीडिएट सेटलमेंट रिजिड फुटिंग का कितना होता है, 0.8 टाइम्स मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ एन इक्वल फ्लेक्सिबल फुटिंग। मतलब रिजिड फुटिंग में जो इमीडिएट सेटलमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल फुटिंग का सिर्फ 80% होता है, ठीक है। H0 क्या होता है, थिकनेस ऑफ क्ले विच इज़ एक्चुअली अंडरगोइंग सेटलमेंट, सिर्फ उतनी होती है। ये फुटिंग है, इसके नीचे वाली क्ले ही सेटल करेगी, भले ही ये पूरी क्ले हो, तो H0 सिर्फ फुटिंग से नीचे की डेप्थ ही हम लेंगे, ठीक है।
सिग्मा नॉट क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल के कारण होता है बिफोर कंसोलिडेशन, एक्सटर्नल लोड को नहीं इंक्लूड करते हैं जब सिग्मा नॉट का कैलकुलेशन करते हैं। और सिग्मा नेट क्योंकि उस वक्त आपने लोड लगाया ही नहीं है, उस वक्त फुटिंग है ही नहीं, तो इसको ग्राउंड लेवल से मेजर करते हैं। डेल्टा सिग्मा एक्सटर्नल लोड आपने लगा दिया है, तो इसको मेजर आप फुटिंग की डेप्थ के नीचे से करते हो। तो सिग्मा एफ डैश इज इक्वल टू सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश, दोनों क्ले के सेंटर पर होगा। हमारे पास रिलेशन किसके बीच में, टी और स्मॉल टी के बीच में। स्मॉल टी आपका टाइम ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, टी और यू के बीच में यू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, यू एस बाई एस एफ सेटलमेंट के बीच में यू बार और यू आई बार, दैट इज़ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के बेसिस पे। तो चेन क्या बनेगी, अगर आपको टाइम ऑफ कंसोलिडेशन दिया है तो टाइम ऑफ कंसोलिडेशन यानी स्मॉल टी दिया है तो उससे टाइम फैक्टर निकाल लोगे, टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। उसका यूज़ करके डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता चल जाएगा, यू 60% है, 50% है, कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम फैक्टर की वैल्यू होती है। एक बार डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता चल गया तो उससे सेटलमेंट पड़ जाएगा या एक्सेस पोर वाटर प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या होती है, कंसोलिडेशन। क्ले में होता है, क्ले सैचुरेटेड होनी चाहिए और यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो बैड है। कॉम्पैक्शन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर हो जाता है, और क्योंकि हम डेलिबरेटली कॉम्पैक्शन कर लें इसलिए यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो गुड होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच या फिर एस का फॉर्मूला ई के टर्म में, सी सी के फॉर्म में, एम वी ए वी के टर्म में, सी वी के फॉर्म में, किसी के भी टर्म में निकाल सकते हैं। परमिएबिलिटी निकालने के लिए परमियोमीटर, कंसोलिडेशन निकालने के लिए ओइडोमीटर। अब कन्वर्जन पे क्वेश्चन क्या है कि फील्ड डेटा है, फील्ड डेटा से फील्ड डेटा, तो दोनों फील्ड में तो ड्रेनेज पाथ सेम होगा। अगर लैब डेटा है तो यहाँ पे भी ड्रेनेज पाथ सेम होगा। अगर लैब डेटा और फील्ड डेटा है तो यहाँ पर सॉइल सेम आप लेके गए हो ना, लैब से फील्ड में या फील्ड से लैब में, तो सॉइल का सीवी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर डी बदल जाएगा, ड्रेनेज कंडीशन अलग हो जाएगी। अगला फिर हो गया क्या आपका, अगला आ गया फॉर सेम क्ले फॉर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम वी डी स्क्वायर बाई के, ये देखा हुआ है। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्ले में होता है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। इनिशियली इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगी, पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल लोड है उसे पोर वाटर प्रेशर ले लेगा, फिर धीरे धीरे पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट करता जाएगा, सिग्मा डैश बढ़ता जाएगा, तो एट द एंड ऑफ इट सिग्मा डैश की वैल्यू की हो जाएगी और पोर वाटर प्रेशर पूरा जीरो हो जाएगा। प्राइमरी कंसोलिडेशन एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है। ये किस वजह से होता है, ऑर्गेनिक सॉइल और रिसेंटली फिल्ड अप सॉइल में होता है, ड्यू टू एस्केप ऑफ विस्कस वाटर एंड प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्रीप इफेक्ट के कारण होता है, लोड नॉट इंक्रीज स्टिल सॉइल गेट्स कंप्रेस्ड। ठीक है, ये तो निकाला ही हुआ है, T1 पे S1, T2 पे S2, तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट SF डिपेंड्स ऑन टोटल थिकनेस ऑफ क्ले बट नॉट ऑन द ड्रेनेज पाथ, hence both the cases final consolidation settlements remain same, however rate of consolidation is faster in the second case। मतलब अगर क्ले की थिकनेस दोनों में सेम है, टोटल थिकनेस 6 मीटर इधर 6 मीटर इधर, तो दोनों में फाइनल सेटलमेंट सेम होगा। अगर 7 मीटर हो गई, इधर सिर्फ 2 मीटर है, तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट, मतलब वो एच नॉट पर डिपेंड करता है। बीच में लेयर इंट्रोड्यूस करने का बस ये मतलब है कि इसका ड्रेनेज पाथ कम हो गया ना, तो इसमें जल्दी सेटलमेंट, जल्दी कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो दैट्स इट। तो अब आ जाते हैं शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर पे। तो शेयर स्ट्रेंथ में बेसिकली यही है कि हमको सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है, और शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर सी और फाई निकालने के लिए जो 4 टेस्ट है हमारे पास उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ में क्या है, यूज़ ऑफ फाइंडिंग फाई, इस पर बाद में आएंगे, पहले इस पर आते हैं। सॉइल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर में फेल कर सकती है, ऐसे ही आपने स्टील में पढ़ा था फिलेट वेल्ड के बारे में, फिलेट वेल्ड भी जो होते हैं वो किस में फेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर में। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेस ऑन एनी इंक्लाइंड प्लेन। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी स्ट्रेस होगी फॉर फेलियर, टाउ एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू साइन 2 अल्फा एफ माइनस टाउ एक्स वाई कॉस अल्फा, तो इसको हमने ज़ीरो ले लिया। ठीक है, जस्ट लाइक टाउ थीटा ऑन एनी प्लेन, कि फेलियर प्लेन के लिए टाउ थीटा कितना होता है, देखो सिग्मा थीटा होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई/2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई/2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और टाउ थीटा क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई/2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये वही है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई/2, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू साइन 2 अल्फा एफ, जहाँ पे अल्फा एफ क्या होता है 45 प्लस 5/2, फाई आपका होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्वेश्चन ये है अल्फा एफ मेजर कहाँ से करोगे, एंगल मेड बाय फेलियर प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हो आप अल्फा एफ। ठीक है,
अच्छा, तो ये चीज़ हो गया. नाउ यूज़ ऑफ फाइंडिंग फाई क्या है? वी कैन गेट अल्फा एफ, वी कैन नो अबाउट डायरेक्शन ऑफ क्रैक इन द सॉइल, फेलियर प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल, सिग्मा एक्स ऑन हॉरिजॉन्टल एंड ट्राई एक्शियल टेस्ट. एनीवे ये देखते हैं. तो ये आपका हो गया. इसके बाद क्या आती है आपकी? इसके बाद जैसे ये आपका सॉयल एलिमेंट है, तो इस पर सिग्मा वन ऐसे लग रहा है, सिग्मा थ्री ऐसे लग रहा है. तो उसके केस में सिग्मा एक्स को आप ले सकते हो कितना? माइनस सिग्मा वन. सिग्मा वाई को ले सकते हो माइनस सिग्मा टू या सिग्मा थ्री, और उसके बेसिस पर टाउ एफ आ जाएगा. टाउ एक्स वाई तो ज़ीरो लग रहा है ना, इसलिए टाउ एफ की ये वैल्यू आई कि फेलियर शेयर स्ट्रेस कितनी होती है, शेयर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन. अगली बात फिर क्या है कि तरजागी ने थ्योरी दी थी. जनरल थ्योरी क्या है कि शेयर स्ट्रेंथ एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई होता है. ठीक है, सी किस में? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको कोहेजन बोलते हैं. सिग्मा भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कुलम्स इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है इसको कुलम्स इक्वेशन का बोलते हैं, लेकिन इसको उतना यूज़ नहीं किया जाता है. दिस इज इक्वेशन ऑफ कुलम्स फेलियर एनवेलप विच इज़ अ लाइन. नाउ शेयर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स क्या होती है और टोटल स्ट्रेस पैरामीटर क्या होती है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स आपके ड्रेन्ड कंडीशन में होते हैं, दैट इज सी डैश फाई डैश. टोटल स्ट्रेस कंडीशन में अनड्रेन्ड पैरामीटर्स दैट इज सी यू फाई यू. तो इसी को रिप्लेस करना है. इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में एस इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाई डैश हो जाएगा. ठीक है, सिग्मा डैश क्या होता है? स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फेलियर प्लेन. और टोटल स्ट्रेस के केस में एस इज इक्वल टू सी यू प्लस सिग्मा टेन फाई यू हो जाएगा आपका. अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे मोहर सर्कल कैसे कैसे बनते हैं. तो जैसे सोम में आपने याद रखा था प्योर शेयर, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, उन सब चीज़ों के लिए मोहर का सर्कल. तो ऐसे ही सॉइल का मोहर सर्कल आपको कैसे याद रहेगा? देखिए, सॉइल का मोहर सर्कल हमेशा टाउ वर्सेस सिग्मा के बीच का कर्व होता है. ये हमारा कर्व हो गया. ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन हो गई, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा थ्री हो गई. अब जो फेलियर प्लेन है वो स्ट्रेस एलिमेंट में अल्फा एफ होगा, तो बीच में एंगल कितना बनाएगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा एफ. ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा एफ बनाएगा. अब यहाँ से जो ये मोहर फेलियर इन्वेलप है, ठीक है, कुलम्ब थ्योरी के अकॉर्डिंग कुलम्ब फेलियर इन्वेलप क्या है कि सी फाई, तो वाई इंटरसेप्ट सी हो गया, और ये जो लाइन है ये कितने एंगल पे है? हॉरिजॉन्टल से फाई से. तो ये मोहर सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करेगी वही आपका फेलियर वाला हो जाएगा ये. ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा एंड टाउ विच विल कॉज फेलियर ऑफ सॉयल. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई. मतलब उनका ये कहना है कि ये लाइन जो है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का वो कॉम्बिनेशन जिसके कारण सॉइल का फेलियर हो जाएगा. ठीक है, तो यही है फेलियर एनवेलप. और ये हमारे सॉइल का टाउ वर्सेस सिग्मा का कर्व है. तो यानी ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वही पॉइंट पे स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसपे कि सॉइल का फेलियर होगा. तो टाउ में एक्स क्या होता है? टाउ में एक्स एक तो वाई एक्सिस का यूज़ करके टाउ में एक्स ही हो जाएगा, और एक्स एक्सिस का यूज़ करके रेडियस, दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल. तो जो आपकी फेलियर शेयर स्ट्रेस है वो सॉइल के मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी से कम होनी चाहिए. यही बेसिक फंडा है. ठीक है, फेलियर प्लेन आपका अल्फा एफ होता है, ये होता है 45 प्लस फाइव बाई टू पे. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि फेलियर प्लेन कितने पे होता है. फेलियर प्लेन को अल्फा एफ बोलते हैं. ये 45 प्लस फाइव बाई टू होता है सॉइल के केस में. और ये एंगल किससे बनाता है? विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन दैट इज सिग्मा वन. सिग्मा वन वाला प्लेन ये हो गया, ये रेडियस सिग्मा वन वाला प्लेन हो गया, इससे कितना? अल्फा एफ. तो मोहर सर्कल में ये 2 अल्फा एफ दिखेगा आपको. ठीक है, ये स्ट्रेस एलिमेंट बन गया ऊपर नीचे सिग्मा वन सिग्मा थ्री. तो इसमें बेसिकली आपने पढ़ा क्या? इसमें बस इतना ही पढ़ा है कि शेयर स्ट्रेंथ की एक तो इक्वेशन सी प्लस सिग्मा टेन फाइव सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स के साथ, और इसके साथ फिर आपने मोहर सर्कल पढ़ लिया. ठीक है, मोहर सर्कल मतलब कुलम्ब थ्योरी में टाउ वर्सेस सिग्मा. तो इसमें मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस होती है और फेलियर प्लेन किस प्लेन पर होती है वो मैक्सिमम, इतना पढ़ लिया. नेक्स्ट इसके बाद आता है सॉइल के टाइप्स. सॉइल के टाइप्स में कोहेजिव सॉइल हो गई, कोहेजनलेस सॉइल हो गई, सी फाई सॉइल हो गई. कोहेजिव सॉइल यानी उसमें कोहेजन है, यानी सी जीरो के बराबर नहीं है, फाई जीरो के बराबर है. एग्जाम्पल प्लास्टिक के लिए. कोहेजनलेस सॉइल जिसमें कोहेजन ही नहीं है. कोहेजन ही नहीं है यानी सी जीरो हो जाएगा, फाई नहीं होगा जीरो के बराबर. एग्जाम्पल ट्राई सैंड. सी फॉइल जिसमें सी भी जीरो नहीं है, फाई भी जीरो नहीं है. मोस्ट ऑफ द सॉइल इसी टाइप की होती है. ठीक है, तो अब क्या है? अब मुझे ये है कि सॉइल के सी फाई पैरामीटर्स निकालने हैं, क्योंकि सी फाई पैरामीटर्स निकल गए तो एस इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा टेन फाई डैश से मुझे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ पता चल जाएगी. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टेस्ट है जैसे आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट. डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या होता है? टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई. ओके, टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई मतलब ये जैसा आपका आपने शेयर बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, शायद शेयर बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे इससे लोड यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं तो खिंच के प्री डिसाइडेड फेलियर प्लेन पे ये फेल हो जाता है. तो आप इस पर सिग्मा लगाते हो ऊपर से, और टाउ मेजर मतलब सिग्मा और टाउ के बीच का यहाँ से कर्व आ जाता है आपके बीच में. तो सिग्मा और टाउ के बीच का कर्व आ जाएगा. मतलब अगर आपको 2 सिग्मा टाउ की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, इस सिग्मा पे इतना टाउ आता है, ठीक है,
तो आप ऐसे मतलब S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई का यूज़ कर सकते हो। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सी भी पता चल गया, फाई भी पता चल गया, ठीक है। और ये टाउ वर्सेस सिग्मा के बीच में ये बन जाएगा आपका फेलियर एनवलप सी और फाई का। नेक्स्ट है आपके पास ट्राई एक्शियल टेस्ट। तो ट्राई एक्शियल टेस्ट में आप देखो कि ट्राई एक्शियल क्यों बोलते हैं, ऊपर नीचे से इसमें लगती है सिग्मा 1 और बाकी दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मतलब चारों साइड से लगती है क्या, सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 ऊपर नीचे से हो गया, बाकी साइड से हो गया सिग्मा 3। ये देखिए एक कंटेनर के अंदर सॉइल सैंपल को रखा जाता है, इसको पानी से भर दिया जाता है, तो सिग्मा 3 चारों ओर से लगती है और ऊपर से इसमें डेविएटर स्ट्रेस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बन जाता है, मतलब ये आया कैसे, ये ऐसे आया कि जैसे इसके अंदर इसको हमने रखा तो सेल्फ प्रेशर लगेगा चारों ओर से ऊपर नीचे से, इसके अलावा ऊपर से नीचे हम डेविएटर स्ट्रेस भी लगा देते हैं सिग्मा डी, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा 1 कितना आ जाता है, सिग्मा 1 सबसे पहले सिग्मा 3 सिग्मा सी के बराबर होता है जैसे सेल्फ प्रेशर के बराबर, और सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी के बराबर होता है जैसे सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, दैट इज सेल्फ प्रेशर प्लस डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। सेल्फ प्रेशर का पर्पज़ क्या है, ये मैंने अपने आप लिख दिया है कंसोलिडेशन के लिए, ठीक है। मोर सेल्फ प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉइल मोर विल बी द सिग्मा डी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। जितना ज़्यादा सेल्फ प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा सिग्मा डी चाहिए होगा। सिग्मा डी इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है। तो एनीवे ये मुझे पता चल गया कि इस पर स्ट्रेस कैसे कैसे लगती है। अब इस स्ट्रेस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 को नोट करते जाएंगे, पोर वाटर प्रेशर को नोट करते जाएंगे। पोर वाटर प्रेशर को नोट करने का ये पर्पज़ है कि इससे आप इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज़ यूज टू गेट इफेक्टिव स्ट्रेस इफ यू इज़ फ्रिक्शन। अच्छा, अब क्या है, ट्राई एक्सियल टेस्ट की ये ब्यूटी है कि इसका यूज़ करके आप इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर भी निकाल सकते हो और टोटल स्ट्रेस पैरामीटर क्या है, हाँ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, मतलब ड्रेन्ड पैरामीटर और अनड्रेन्ड दोनों ही निकाल सकते हैं आप। तो कैसे निकालते हैं इसको, 5 स्टार इक्वेशन सर बोलते थे और हम लोग बोलते हैं फार्मूला ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अ कंडीशन इन विच एवरी पॉइंट ऑफ सॉइल इज एट द वर्ज ऑफ फेलियर। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम मतलब वो कंडीशन जिस पे सॉइल का हर एक पॉइंट फेलियर की वर्ज पे है। तो इसमें इक्वेशन क्या है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 एन 5 प्लस 2 सी अंडर रूट एन 5। यहाँ पर एन 5 की वैल्यू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 के बराबर होती है, ठीक है। एन 5 की दूसरी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5। तो एन 5 की भी यही वैल्यू आ जाती है। एन 5 को बोलते क्या है, एन 5 को हम फ्लो वैल्यू बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा 3 डैश एन 5 डैश प्लस 2 सी डैश अंडर रूट एन 5 डैश। और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स, इसका यूज़ करके 5u और सी यू मिल जाएगा। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 एन 5u प्लस 2 सी अंडर रूट एन 5u, ये आपका टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स के टर्म्स में मिल गया। तो अब स्पेशल चीज़ अब शुरू होती है, वो क्या है, टेस्ट स्टेजेस, कंसोलिडेशन और सेकेंड चीज़ शेयरिंग। कंसोलिडेशन को कन्फाइनिंग स्टेज लिखवाया था मेड ईजी में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, यू टेस्ट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, फिर सी टेस्ट दैट इज़ कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो यू टेस्ट में क्या है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में भी वही है एनसीसी और ओसीसी। तो अगर अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है तो ये क्या है, फास्टेस्ट है, एज वी डोंट हैव टू वेट फॉर वाटर टू एस्केप। अनकंसोलिडेटेड मतलब ना पहली कंसोलिडेशन मतलब फोर्स लगाई और पानी का एक्सपल्शन हुआ, तो पहली स्टेज कंसोलिडेशन है, दूसरी स्टेज शेयरिंग है। कंसोलिडेशन स्टेज में आप सिग्मा 3 यानी सेल्फ प्रेशर लगाते हो और शेयरिंग स्टेज में आप डेविएटर स्ट्रेस लगा देते हो। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट का ये बेनिफिट है कि पहली स्टेज में कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो पानी निकलने का वेट नहीं करना पड़ा, दूसरी स्टेज में भी अनड्रेन्ड है तो भी पानी नहीं निकलना हुआ, तो ये फास्टेस्ट होगा ना, पानी का वेट नहीं करना, तो ये सबसे जल्दी रिजल्ट देगा आपको। इसमें सी यू होता है और 5u क्या होता है, ज़ीरो होता है। 5u क्यों ज़ीरो है भाई, पूरा पानी तो अंदर ही भरा हुआ है, तो 5 ज़ीरो होगा। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में सी यू ज़ीरो होता है, सी डैश भी ज़ीरो होता है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के केस में क्या है, सी यू और सी यू डैश आता है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले ज़्यादा स्टेबल होता है ना, स्टेबल होता है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़ीरो नहीं होने पाएगी, दोनों सी यू और सी यू डैश है। लेकिन नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसमें सी यू भी ज़ीरो है, सी डैश भी ज़ीरो है, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है कि अगर हमारा अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है, यानी पहली स्टेज में भी पानी नहीं निकला अनकंसोलिडेटेड, दूसरी स्टेज में भी अनड्रेन्ड है तो पानी नहीं निकला, तो जब पानी निकला ही नहीं अनड्रेन्ड है तो इसमें अनड्रेन्ड पैरामीटर्स मिलेंगे आपको, यानी सी डैश 5 डैश। सी डी की बात करोगे यानी कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड, पहली स्टेज में कंसोलिडेशन हुआ पानी बाहर निकला, दूसरी स्टेज में भी ड्रेन्ड है,
यानी शेयरिंग स्टेज में भी पानी बाहर निकला। तो दोनों स्टेज में अगर पानी बाहर निकल गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रेन्ड पैरामीटर्स मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, शायद ड्रेन्ड पैरामीटर्स होते हैं सी डैश फाई डैश, अनड्रेन्ड पैरामीटर्स होते हैं सी यू फाई यू। लेकिन अगर आपका कौन सा टेस्ट है, सी यू टेस्ट है, यानी कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। पहली स्टेज में कंसोलिडेशन हो रहा है यानी पानी निकल रहा है, दूसरी स्टेज में अनड्रेन्ड है यानी पानी नहीं निकल रहा है। तो इसमें आपको दोनों पैरामीटर्स मिलेंगे, ड्रेन्ड भी मिलेंगे, अनड्रेन्ड भी मिलेंगे। तो वही इन्होंने कहा कि जब यू टेस्ट है तो इसमें सिर्फ सी यू फाई यू है, लेकिन जब कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है तो इसमें आपको सी यू भी मिलेगा, सी डैश भी मिलेगा, क्योंकि पहली स्टेज में पानी निकल रहा है, दूसरी स्टेज में नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में मतलब पहली स्टेज में कंसोलिडेशन, वाटर का रिमूवल, दूसरी स्टेज में ड्रेनेज यानी दूसरी स्टेज में भी वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो जब दोनों रिमूव हो रहा है तो इसके केस में क्या होंगे, ड्रेन्ड पैरामीटर्स मिलेंगे, दैट इज़ सी डैश और फाई डैश। तो अब ओवर कंसोलिडेटेड क्ले यानी ज़्यादा स्टेबल होगी, तो इसमें सी डैश और फाई डैश होगा, ये ज़ीरो होगा नहीं। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में सी डैश ज़ीरो हो सकता है। तो इससे समझ में क्या है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है तो उसमें सी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सी ज़ीरो ही है नॉर्मली कंसोलिडेटेड के केस में, ठीक है, यू छोड़ के। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के केस में चाहे कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड हो चाहे कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड हो, सी आपका ज़ीरो ही होता है, और वो होना भी चाहिए। जब ओवर कंसोलिडेटेड क्ले आपकी ज़्यादा स्टेबल है तो उसके केस में ये दोनों ज़ीरो होंगे नहीं, ये नहीं ज़ीरो होगा तो शेयर स्ट्रेंथ नहीं ज़ीरो होगी। लेकिन नॉर्मली कंसोलिडेटेड उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, उस पर पहले ही बहुत ज़्यादा, उस पर अभी ज़्यादा स्ट्रेस लगने वाला है, तो इसलिए इसके केस में शेयर स्ट्रेंथ मतलब सी वी ज़ीरो भी हो सकता है। तो सी डी टेस्ट में क्या है, कोई भी पोर प्रेशर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्टेज में पानी निकल गया तो अब कहाँ से होगा। इसको दूसरे शब्दों में ड्रेन्ड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेजेस में ड्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट हो गया। पहला डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, दूसरा आपका ट्राई एक्सियल टेस्ट हो गया, तीसरा आ गया अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, यूसी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो यूसी ऐसा शायद, ये ट्राई एक्सियल टेस्ट का ही स्पेशल केस है। ट्राई एक्सियल टेस्ट में साइड से सिग्मा 3 लगती है जो कि सेल्फ प्रेशर के बराबर होती है, और ऊपर से डेविएटर स्ट्रेस लगता है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 एन 5 प्लस 2c अंडर रूट एन 5। यहाँ पे क्योंकि सिग्मा 3 ज़ीरो है तो डायरेक्ट आपका क्या आएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 एन 5 प्लस 2c अंडर रूट एन 5 होता है ना, सिग्मा 1 2c अंडर रूट एन 5। तो क्योंकि सिग्मा 3 ज़ीरो हो गया यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2c अंडर रूट एन 5। सिग्मा 1 की जगह क्यू यू लिख देंगे और 2c अंडर रूट एन 5 की जगह लिख देंगे 2cu इंटू अंडर रूट एन 5, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन यानी कन्फाइन नहीं किया है तो आपकी सिग्मा 3 ज़ीरो है। अब क्योंकि ये क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, अनकन्फाइंड है यानी सेल्फ प्रेशर है नहीं, यानी पहली स्टेज में कंसोलिडेशन हुआ नहीं तो वाटर निकला नहीं। जब आपका वाटर निकला नहीं तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, अनड्रेन्ड पैरामीटर सीन मिलेंगे, यानी सी यू और फाई यू ही मिलेगा, ठीक है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्यू यू इज इक्वल टू 2cu अंडर रूट एन 5। जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये शेयर स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होती। शेयर स्ट्रेंथ आपका सी यू रिप्रेजेंट करता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी क्यू यू होती है, ठीक है। तो अब क्या है, व्हेन फाई इज़ गिवन इन द क्वेश्चन तो आप फाई यूज़ कर लो। जब आपको फाई नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो फाई को क्या आप मान लोगे, फॉर अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले। अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले, अनड्रेन्ड है यानी पानी अभी भी अंदर ही है और सैचुरेटेड क्ले है, तो उसके केस में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, यानी फाई यू ज़ीरो हो जाएगा। फाई यू ज़ीरो हुआ तो एन फाई 1 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट क्यू यू इज इक्वल टू 2cu हो जाएगा, सी यू इज इक्वल टू क्यू यू बाई 2। सी यू शेयर स्ट्रेंथ हो गई, क्यू यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। तो टाउ एफ इज इक्वल टू टाउ मैक्स एट फाई यू इज इक्वल टू 0, अल्फा एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये क्यू यू क्या होता है, क्यू यू आपका लोड बाई एरिया होता है। एरिया क्या होता है, फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया बाई 1/1 माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ए नॉट आपका क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगला आ जाता है चौथा और फाइनल, वेन शेयर टेस्ट। वेन शेयर टेस्ट किसके लिए आप इस्तेमाल करते हो, सॉफ्ट क्लेस के लिए इस्तेमाल करते हो। तो फॉर सैचुरेटेड अनड्रेन्ड क्ले, सैचुरेटेड और अनड्रेन्ड क्ले है तो उसके केस में क्या है, सैचुरेटेड है यानी पानी ही पानी है, तो आपका फाई यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सॉइल इज़ इफ ड्रेन्ड सॉइल विल हैव, अब ये छोड़ देते हैं, मतलब फाई यू ज़ीरो है। तो अब क्या है, दोनों फेसेस शेयर में इन्वॉल्व हैं या सिर्फ एक फेस शेयर में इन्वॉल्व है, इसके बेसिस पे होगा। तो इसके केस में टी क्या होता है, टी इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टी क्या है, टॉर्क है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। फोर्स कितना है, सी यू है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, πd स्क्वायर है, नहीं πd स्क्वायर एरिया हो गया है, सी यू को फोर्स मान लिया, इसको डिस्प्लेसमेंट मान लिया,
तो ये न्यूटन में आ जाएगा ना इस हिसाब से, फोर्स इंटू एरिया टाइप हो रहा है। पर ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। टी इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू सी यू इंटू एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि टी इज इक्वल टू सी यू इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स। सी यू क्या हो जाएगा आपका लोड हो जाएगा, लोड इंटू पाई डी स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा, इंटू ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स, ओवरऑल विंड आया। ठीक है, तो जब आपके दोनों फेसेस इन्वॉल्व होंगे शेयर में तो क्या होगा, आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा यानी, अच्छा यही लिखा है ना मैंने, फोर्स लिखा है, तो फोर्स क्या हो गई सी यू इंटू पाई डी स्क्वायर, सी यू पाई डी स्क्वायर फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स हो गया। तो जब बोथ फोर्सेस इन्वॉल्व हैं शेयर में तो ये वाला टर्म ज़्यादा होगा डी बाई सिक्स। ठीक है, और जब सिर्फ एक ही फेस से बॉटम फेस शेयर में इन्वॉल्व होगा मतलब ये वाला टर्म कम होगा डी बाई ट्वेल्व, मतलब कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो इसलिए सिर्फ डी बाई ट्वेल्व जोड़ा है। इसमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा इसलिए डी बाई सिक्स जोड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या है, टॉर्क वैल्यू आपको पता होगी, टॉर्क वैल्यू पता है तो यहाँ से आपको सी यू पता चल जाएगा। ठीक है, और वेन शेयर टेस्ट को किस में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट क्लेज में यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर से बॉटम फेस शेयर में इन्वॉल्व है तो अगेन टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया दैट इज सी यू इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस दैट इज एच बाई टू प्लस, क्योंकि सर बॉटम फेस इन्वॉल्व है यानी कम टॉर्क लगाना पड़ेगा दैट इज़ डी बाई ट्वेल्व। तो ये हो गए हमारे चारों टेस्ट। इसके अलावा आप क्या क्या आ जाएगा, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, कैन बी फाउंड यूजिंग वेन शेयर टेस्ट, और इसको यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव शेयर टेस्ट का भी यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो वेन शेयर टेस्ट का यूज़ करके यानी क्यू यू का यूज़ करके दैट इज़ क्यू यू ऑफ अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाई क्यू यू ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। सेंसिटिव कितनी है सॉइल, ये कैसे पता चलेगा कि जब अनडिस्टर्ब थी तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी, डिवाइडेड बाई जब उसकी रीमोल्डिंग की गई तो कितनी स्ट्रेंथ है। तो सेंसिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अनडिस्टर्ब की ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रेंथ रिमोल्डेड की कंपैरिजन में। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइडेड बाई यूसीएस ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल, दैट इज़ अनडिस्टर्ब का क्या होगा, टू सी ऑफ अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाई टू सी ऑफ डिस्टर्ब, दैट इज़ सी ऑफ डिस्टर्ब डिवाइडेड बाई सी ऑफ अनडिस्टर्ब। ठीक है, तो अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई रिमोल्डेड स्ट्रेंथ, ये हो जाती है आपकी सेंसिटिविटी। तो ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। अगली चीज़ क्या है, सेंसिटिविटी की वैल्यू। अगर सेंसिटिविटी 1 है, सॉइल की 1 है तो मतलब सॉइल इनसेंसिटिव है, सेंसिटिविटी 16 से ज़्यादा है मतलब सॉइल क्विक सॉइल है। क्विक सॉइल का एग्जांपल हो गया जैसे आपके मरीन क्लेस। इनएक्टिव एंड इनसेंसिटिव सॉइल आर बेटर। ठीक है, इनएक्टिव और इनसेंसिटिव। एक्टिव सॉइल यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होगी, ये हमने पढ़ा था इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में। इनसेंसिटिव सॉइल शेयर स्ट्रेंथ में पढ़ रहे हैं। सेंसिटिव सॉइल होगी तो वो क्या होगी, क्विक सॉइल, एक टाइप ऑफ सॉइल है। क्विक सैंड क्या है, एक कंडीशन है, क्विक सैंड कंड, लेकिन क्विक सॉइल क्या है, एक टाइप है सॉइल का। अगली चीज़ क्या होगी, ट्राईएक्सियल टेस्ट। तो ट्राईएक्सियल टेस्ट में क्या है, तो ट्राईएक्सियल टेस्ट में हमारा क्या हो गया, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर से। और भी तो अगर मैं ये अपनी सॉइल का मान लूँ तो इस पर डेल्टा सिग्मा 3 साइड से लग रहा है और ऊपर से लग रहा है क्या, डेल्टा सिग्मा डी, और डेल्टा सिग्मा 3 भी लग रहा है। तो डेल्टा सिग्मा 3 के कारण क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर प्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं डेल्टा U3। तो डेल्टा U3 क्या होगा, बी टाइम्स डेल्टा सिग्मा 3। बी की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा 1 से कम, 0 मतलब 0 से ज़्यादा या उसके बराबर, और 1 से कम या उसके बराबर, मतलब 0 से 1 तक उसकी वैल्यू होगी। 0 कब होगी, जब सॉइल ड्राई होगी, और जब सॉइल सैचुरेटेड होगी तो 1 के बराबर होती है। ठीक है, अगली चीज़ है डेल्टा सिग्मा यूडी। डेल्टा सिग्मा यूडी क्या है, डेल्टा सिग्मा डी से मिलेगा, मतलब डेविएटर स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, डेल्टा सिग्मा डी के कारण डेल्टा यूडी आया। तो डेल्टा सिग्मा 3 के कारण डेल्टा U3, डेल्टा सिग्मा डी के कारण डेल्टा यूडी। डेल्टा यूडी क्या है, ए बी टाइम्स डेल्टा सिग्मा डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए हमेशा 1 से कम होता है, बी 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, 0 तब जब पानी नहीं हो दैट इज़ ड्राई सॉइल, और 1 तब जब सैचुरेटेड सॉइल। तो यानी सॉइल के केस में टोटल डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा U3 प्लस डेल्टा यूडी। डेल्टा U3 होगा बी डेल्टा सिग्मा 3, डेल्टा यूडी होगा प्लस ए बी डेल्टा सिग्मा डी। अब लिक्विफैक्शन, क्विक सैंड और क्विक सॉइल, ये 3 चीज़ें हैं। लिक्विफैक्शन कब होता है, लिक्विफैक्शन आपका तभी होता है जब अर्थक्वेक हो रहा हो, वाइब्रेशन हो रहा हो और सॉइल सैचुरेटेड हो। ठीक है, और किसके केस में होगा, सैंड के केस में, मतलब लूज सैचुरेटेड सैंड पे जब अर्थक्वेक होगा, ओनली फॉर क्वेश्चनलेस सॉइल। क्यों, देखो सैंड है तो वाइब्रेशन होगा तो पार्टिकल्स पास में होंगे, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ने के लिए पानी होना चाहिए ना, इसलिए सैचुरेटेड सैंड। और वाइब्रेट करने पे सैंड ही पास आएगी, क्ले तो आएगी नहीं पास, तो इसलिए ये। और सैंड कब पास आएगी, जब वो लूज़ होगी, तो लूज सैचुरेटेड सैंड होनी चाहिए। उसमें जब अर्थक्वेक आता है
तो सैंड के पार्टिकल पास होते हैं, पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती है और सॉइल लिक्विफैक्शन कहलाती है। ठीक है, अगली चीज़ हो जाती है क्विक सैंड। क्विक सैंड किसके लिए होती है? सैंड राइम्स विद कंड। क्विक सैंड कंडीशन होती है एक, ये सॉइल नहीं होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सैंड और सिल्ट के केस में होती है क्विक सैंड कंडीशन। इसमें क्या है कि सीपेज की वजह से, क्विक सैंड कंडीशन में क्या है कि सीपेज ऊपर की ओर हो रहा है। सीपेज जब ऊपर की ओर हो रहा है तो उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस घट जाती है और वो घट के ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो लिक्विफैक्शन और क्विक सैंड कंडीशन इन दोनों के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होती है। लिक्विफैक्शन में अर्थक्वेक के कारण वाइब्रेशन जब होता है लूज सैचुरेटेड सैंड में तो होता है। क्विक सैंड कंडीशन में कब होता है? जब इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी जीरो हो जाती है ड्यू टू द सीपेज प्रेशर, अपवर्ड सीपेज प्रेशर। क्विक सॉइल क्या है? एक टाइप है सॉइल का। क्विक सॉइल तब होता है जब सॉइल की सेंसिटिविटी 16 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ब्रिटल फेलियर में क्लैक मार दिया और प्लास्टिक फेलियर में आपको दिखाया हुआ है। तो अब ये लिक्विफैक्शन का एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन सैचुरेटेड सैंडी सॉइल इज सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक तो लोड बढ़ जाता है, उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस घटते घटते जीरो हो जाती है, शेयर स्ट्रेंथ घट जाती है, तो सॉइल मोमेंटरी लिक्विफाई कर जाती है। तो ये जो फेनोमेना है जिसमें कि सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ को लूज़ कर लेती है ड्यू टू द ऑसिलेटरी मोशन, इसी को लिक्विफैक्शन कहते हैं। क्विक सैंड क्या होती है कि अगर अपवर्ड सीपेज प्रेशर आपका सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जाता है तो फिर आपका क्या होता है? सिग्मा डैश ज़ीरो हो जाता है। इस केस में भी सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज़ कर देती है और ऊपर मूव करने लगती है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। अब शेयर स्ट्रेंथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यूयू टेस्ट, सीयू टेस्ट, सीडी टेस्ट, इनको कब कब यूज़ करते हैं? तो अनकंसोलिडेटेड अनट्रेंड टेस्ट को आप किसके लिए यूज़ करते हो? शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए। ऑब्वियसली, क्यों? अनकंसोलिडेटेड अनट्रेंड, ना पहले में आपको वेट करना है पानी निकलने का ना बाद में, तो ये तुरंत हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, तो ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। या अर्थ डैम के लिए यूज़ कर सकते हैं जब उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा। क्यों? क्योंकि अर्थ डैम एक मेजर प्रोजेक्ट है, उसमें उसकी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी निकालनी बहुत ज़रूरी है। फिर अगली चीज़ है सीयू टेस्ट, सीडी टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। तो ये कोहेजन लेस सॉइल में होता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, तो ये भी समझ में आएगा। कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड है तो पहली स्टेज में भी ड्रेन कंसोलिडेटेड हो रहा है, वाटर निकल रहा है, दूसरी स्टेज में भी ड्रेनेज है तो वाटर निकल रहा है। जब वाटर निकल रहा है तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है। और कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट इसको लेते हैं सडन ड्रॉ डाउन केस में। ठीक है, अब कौन सा टेस्ट किसके लिए सूटेबल होता है? तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो होता है वो सूटेबल होता है कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ठीक है, जिसमें कोहेजन ना हो, जैसे सैंड वैंड हो गई। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए सूटेबल होता है? यूसीएस टेस्ट आपका सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है। वेन शेयर टेस्ट ये सॉफ्ट क्ले के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, फिर डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्ले बिकॉज यू कैन नॉट बी मेजर्ड। और अगर आप डायरेक्ट शेयर टेस्ट में पोर वाटर प्रेशर नहीं मेजर कर सकते तो उसमें फिर आप इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स आप नहीं निकाल सकते। प्लेन विद मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फेल्स इन सैंडी सॉइल, phi is equal to beta max. During shearing, the negative pore washer pressure is likely to develop in the dense sand and over consolidated clay. Direct shear test, highly fissured clay. ठीक है, फिर एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फेलियर प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन अल्फा एफ होता है और वो कितना होता है 45 + 5/2। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा।